आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो इस चैनल के ऊपर, चाहे आप रिपीटर हो। अगर आप बार बार यही अनाउंसमेंट सुन रहे हो तो दोबारा सुनने की कोशिश करना, क्योंकि ये बात आपके दिल और दिमाग की गहराई तक जानी चाहिए। ठीक है, देखो चैनल के ऊपर ना आपको मंथली कंपाइलेशंस इनसाइट की भी मिलेगी और विजन की भी मिलेगी। मैंने क्या नोटिस किया ना, विजन की और इनसाइट की दोनों ही कंपाइलेशन में स्टार्टिंग की 1-2 वीडियोस के ऊपर ना व्यूज़ में काउंट नहीं करता। मेरे पास जो आपका यूट्यूब वो स्टूडियो होता है ना, उसके अंदर मिनट्स आ जाते हैं, कौन सी वीडियो कितने मिनट तक देखी गई थी। व्यूज़ इतना मैटर नहीं करता, कितने मिनट तक वो देखी गई है। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि स्टार्टिंग की वीडियोज़ को ना आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन बाद की वीडियोज़ को आप लोग रेगुलरली देख नहीं पा रहे हो। बस यही डिफरेंस आता है। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, यही होता है वो पॉइंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। ठीक है, देखो मिस मत करो स्टार्टिंग की। विजन इनसाइट वाले जो है ना, वो डेली न्यूज़ जो आया करते थे उसी का सेम टू सेम होता है इनसाइट में। तो विजन में बिल्कुल डिफरेंट आता है। विजन डेली की न्यूज़ अलग देता है, बिल्कुल शॉर्ट में देता है, और मंथली कंपाइलेशन को बहुत डीपली एक्सप्लेन करता है। विजन को तो आप एनी हाउ मिस बिल्कुल भी मत करो। और इनसाइट का ऐसा होता है, जिन्होंने डेली न्यूज़ फॉलो कर ली थी वो ये सोच रहे हैं कि मेरा तो हो गया है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मंथली में उसको रिवाइज करो। एग्जैक्टली सेम वीडियो आएगी, थोड़ा फास्ट स्पीड में देखो उसको और उसका रिवीजन करते रहो। इनको देखो यार, इनको शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, कोई इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि आपने पूरी की पूरी जो डेली न्यूज़ देखी थी उसका पूरा कंपाइलेशन आप देख चुके हो। अभी देखना, जो जून की जो आएगी ना इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन, वो और भी अच्छी आएगी। ठीक है, और विजन की भी जो मई की आएगी, वो आई थिंक 15 या 16 तारीख को वो लोग अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पिछली वाली भी मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन की थी, इस वाले को और भी ज़्यादा उसमें एड ऑन करके लेके आऊँगा। एक वीडियो इसकी मैं शेयर की और लाइक की और कमेंट की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये वाली है। आप लोगों ने उससे कुछ ने उसको देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने 40 डिफरेंट यूपीएससी टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ को देख करके, ठीक है, सबकी मैंने स्ट्रेटजी को देखा था और उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैंने देखा था कि वो लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया है वीडियो के अंदर सैंपल न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया है कि मंथली कंपाइलेशन होती है उसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं, डेली न्यूज़ में से कैसे नोट्स बनाने हैं। प्लस में आपको, अगर आपके पास आंसर राइटिंग आप करें, तो मैंने 17 पॉइंटर्स की एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप वो सब ध्यान में रखो, वर्ड लिमिट वगैरह हो गया, डायग्राम हो गया, फैक्ट्स यूज़ किए नहीं किए, मैप यूज़ किया नहीं किया, कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। वो पूरी की पूरी लिस्ट आप अपने टेबल के ऊपर काट के लगा सकते हो, प्रिंट करके। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो की जो लिंक है ना, वो हर एक नई, जब से वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद जितनी भी वीडियो आई हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। इसको शेयर करवा देना यार, इस पर लाइक्स वगैरह भी करवा देना, क्योंकि लाइक्स से ना वीडियोज़ की रैंकिंग ऊपर नीचे मैटर करती है। बाकी ये कंपाइलेशन वगैरह में आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमेंट की रिक्वेस्ट इसलिए रहती है, कमेंट से ना एक 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है, तो मेरे को कमेंट की डिमांड इसलिए होती है। अदरवाइज़ चैनल के सब्सक्रिप्शन पे कितने आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरी डिमांड 20 लोगों की थी, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं उससे, मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स आके मैं बता भी नहीं सकता। तो मैं सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ वीडियोज़ के लाइक्स के लिए भाग रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एक वीडियो के लाइक के लिए। ठीक है, और इनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो डेली वाले हो, जो कर रहे हो, इनको आप प्लीज़ मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं 10 जून के जो करंट अफेयर्स थे उनकी रिवीजन के साथ। पहली न्यूज़ थी उसमें, दिल्ली का डिसीजन टू लिमिट दी हेल्थ सर्विसेज। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक ऑर्डर दिया था कि हम लोग सिर्फ जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं का हम लोग जो कोरोना वायरस का टेस्ट वगैरह और उनको एडमिशन देंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। प्लस में जो एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे, ताकि हमारी टेस्टिंग में टाइम बचे, पैसा बचे। इस डिसीजन को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी ने ओवर रूल कर दिया। तो हम लोगों को इसमें यही जानने की बात थी कि क्या एक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो फंडामेंटल राइट्स में कहाँ से आता है। प्लस में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स दिल्ली के अंदर कैसे ज़्यादा होती हैं बाकी गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के उनसे। और इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अगर ऐसा ना क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करो तो आपका रिवीजन वाले क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको याद रहेगा कि हाँ अच्छा 2 दिन पहले ये चीज़ की थी तो अब मुझे याद है नहीं। तो मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, प्लस में कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसका आप मुझे आंसर दीजिएगा। कृष्णा और गोदावरी के वाटर यूटिलाइजेशन की बात की थी, ये साउथ साइड की पेरेनियल रिवर्स हैं और ये ईस्ट साइड के अंदर ओशियन के अंदर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। दोनों के वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मुद्दा ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आपस में थोड़ी सी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है कि भैया कौन किसका वाटर कितना यूज़ करेगा।
गोदावरी जो है वो थोड़ी अपर रीजन में होती है और कृष्णा जो लोअर साइड में है, साउथ साइड के अंदर है। गोदावरी का थोड़ा सा बेसिन बड़ा है। दोनों के ओरिजिन की हम लोगों ने बात की थी, एक त्र्यंबकेश्वर से, एक महाबलेश्वर से। तो आप लोग ये बताइए त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकलती है, महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है, और ये दोनों लोकेशन कहाँ पर हैं? ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ पर हैं ये लोकेशंस? प्लस में ये भी बता दीजिए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है हमारी, और इनकी ट्रिब्यूटरीज़ की हमने बात की थी साथ में, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आ गई हैं। इसमें एक नई एडिशन आपको बता देता हूँ। इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का है ना, ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर क्या है ना, एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जिंदल यूनिवर्सिटी जो है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप रैंकिंग मिली है। गवर्नमेंट वाले के अंदर हमारा आईआईटी बॉम्बे है, और उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईटी दिल्ली है। अच्छा, इसके अलावा अभी पैरेलल ना इंडिया की भी कुछ रैंकिंग्स निकल के आई है, तो उसमें आईआईटी मद्रास टॉप पे है, उसमें आईआईएससी बेंगलोर भी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस में इंडिया की टोटल जो 1000 थे ना क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें टोटल 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग गई थी, उसमें इंडिया की 21 गई हैं। पिछली बार 24 थी, प्लस इस बार ज़ीरो रैंकिंग हम लोगों को मिली है। ज़ीरो स्कोर जो हमारा हुआ है वो हुआ है कि इंटरनेशनल और फॉरेन टीचर्स और स्टूडेंट्स के मामले में। डज यूवी रे मैकेनिज्म ऑन फूड आइटम्स किल द कोरोना वायरस? ये एक यूनाइटेड जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, वो ए बी सी 3 टाइप की होती हैं। अल्ट्रावायलेट ए जो होती है पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर से इंटरफेयर वो पेनिट्रेट करके अर्थ पे आ जाती है। बी जो होती है वो पार्शियली आ पाती है। सी बिल्कुल नहीं आ पाती क्योंकि उसको ओजोन लेयर ब्लॉक कर देता है, तो सी बहुत हार्मफुल होती है। उसी को यूज़ करके हम लोग आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर करके कुछ ये वायरसेस वगैरह होते हैं इन सबको डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीआरडीओ ने रिसेंटली एक बूस्टर भी बनाया था, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी यूज़ होता रहता है। तो स्वीट शॉप ओनर जो हो रहे हैं अपने फूड आइटम्स के ऊपर यूवीसी को यूज़ करके, इस मैकेनिज्म का क्या नाम था बताया था मैंने आपको, वो आप मुझे लिख के बता दीजिए आंसर के अंदर। डेमोक्रेट्स ने अनवील किया पुलिस रिफॉर्म बीम्स। यूएस के अंदर जो ब्लैक लाइव्स मैटर को बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ के कांग्रेस ने एक बिल पास किया ताकि पुलिस की जो पावर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए, ताकि वहाँ के सिटीजन्स वगैरह को अब्यूज़ ना कर सकें। इस कॉन्सेप्ट में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट ये होगा कि यूएस की जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं मेंस के अंदर पूरे के पूरे। प्लस में अभी कब, अच्छा यूएस के इलेक्शन अभी कब होने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। और यूएस में एक प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्ट किया जा सकता है, क्या वो भी इन्फाइनेटली बार बार री इलेक्ट हो सकता है, या फिर एक ही बार इलेक्ट हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार हो सकता है? कोरोना वायरस के लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया आप कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो प्रवासी मजदूर थे, एक जगह से दूसरी जगह लौट रहे थे अपने घरों को, आप उनको किसी भी के चार्ज के अंदर दोषी मत करार कीजिए। जिनको आपने पकड़ रखा है उन सबके चार्जेस ड्रॉप करके उनको वापस छोड़ दीजिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि सुओ मोटू क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये हो गए मेरे 10th जून के। अब हम बात करते हैं 11th जून की, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। फाइनेंस कमीशन क्या होता है और उसके ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स क्या होते हैं। देखो अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ स्टेट्स को एडिशनल मनी दिया था। फाइनेंस कमीशन का काम बेसिकली यही होता है कि वो स्टेट्स के अंदर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। पैसा स्टेट के पास कहाँ से आएगा? देखो स्टेट्स का जितना भी सारा टैक्स रिवेन्यू वगैरह होता है ना, उसमें फाइनेंस कमीशन बैठाया जाता है। 1951 से लेके हर 5 साल बाद इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट को 5 साल में अपॉइंट करना। रिसेंटली 15 चल रहा है, उसके अंदर जो उसके हेड है वो NK सिंह जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने कितना कहा है कि इस बार इन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 41% होगा। 14th कमीशन में इसको बताया गया था 42% होगा, 13th कमीशन में बताया गया था 32% होगा। तो पिछली बार अगर ज़्यादा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था स्टेट्स को, तो इस बार 42% से 41 क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस बार हमारे पास एक स्टेट कम हो गया, जम्मू कश्मीर, वो यूनियन टेरिटरी में चल गया है, तो उसकी जो कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूशन की वो यूनियन टेरिटरी में चली गई है। प्लस मैं आप लोगों को ये बताना कि कितने स्टेट्स को, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 14 स्टेट्स को ग्रांट्स दिए गए। ग्रांट्स का मतलब कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली कोविड-19 को लेकर, तो वो उनको ग्रांट किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान वाला कौन सा स्टेट था, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला कौन सा स्टेट था, ये मैं आपको बता ही देता हूँ। कर्नाटका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट में गया है अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है। इसके अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो कांग्रेस है वो स्टेट को रिपोर्ट करता है। इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी, जापान के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोलते हैं, यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, जापान के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड आप लोगों को बताया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में, वो मुझे बताइएगा। तो इन्होंने एक इंटरनेशनल रीजन की फ्रीडम की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर धर्म को लेकर आप कितनी आज़ादी देते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं। ठीक है, इंडिया को उन्होंने काफ़ी पॉइंट आउट किया था। पहले भी एक USCIRF की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया ने ये जो एक तो बाबरी मस्जिद वाला केस को उन्होंने बताया था कि आप लोगों ने रिलीजन के बेस पे ये सब किया है। कश्मीर के ऊपर लेकर उन्होंने बताया था। ठीक है, मॉब लिंचिंग्स के बारे में बताया था।
तो यूएस की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम और तिब्बत का कन्वेंशन 1890 का था, उसमें इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने तिब्बत के साथ एक वो कन्वेंशन साइन किया था कि भैया देखो इतनी बाउंड्री जो होगी सिक्किम के अंदर, इस रिवर के ऊपर, इस माउंटेन के ऊपर इतना जो एरिया है हमारा होगा, इतना एरिया आपका होगा। उस टाइम पे तिब्बत ने थोड़ा सा मना कर दिया था, लहासा में हुआ था। फिर 1904 में जाके दोबारा हुआ था पेकिंग के अंदर। अच्छा, 1979 से पहले पहले बीजिंग को पेकिंग बोलते थे, ये मैं आपका रिवाइज़ करवा चुका हूँ। फिर एक ये कन्वेंशन साइन हो गया था कि इतना एरिया जो है उसको वो रीजन वो उसमें जाएगा, तिब्बत की साइड चला जाएगा, और उसके इधर वाला जो रीजन हो जाएगा वो हमारा सिक्किम कहलाएगा। राइट्स इशू क्या होते हैं, कोई भी कंपनी जो अपने शेयर वगैरह सेल करना चाहती है तो उसको पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है, कि भैया, और उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है मार्केट रेट के प्राइस के ऊपर। तो क्या उन शेयर होल्डर के ऊपर ही कंपलसरी होता है कि वो उन शेयर को खरीदे? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी उस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं तो उनको प्रायोरिटी मिल जाती है कि पहले इनको ऑफर किया जाए। आरबीआई ने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क निकाला है कि लोन्स के सेल के लिए, ताकि एक सेकेंडरी मार्केट क्रिएट किया जा सके। इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स वगैरह होते हैं, प्लस में एक एसेट्स की रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, ठीक है, वहाँ पर आप जो ये एनपी होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहाँ पर जाएँ, वो फिर दोबारा से स्टैंडर्ड एसेट क्रिएट हो जाएंगे, फिर उनको वापस लाया जा सकता है। तो इस तरीके से एक सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करने की बात की जा रही है। ये स्पेशली जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज वगैरह हो गए, इन सबको ये इनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की। अभी ये आरबीआई ने एक प्रपोजल डाला है, ड्राफ्ट दिया है, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कि आप इसमें अपना रिव्यू करके आप हमको इसमें सजेशंस दो। जीएम सीड्स की बात करते हैं तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही सीड है, वो है बीटी कॉटन, जिसकी परमिशन है। तो महाराष्ट्र के अंदर एक शेतकर संगठन करके है किसानों का, उन्होंने एक यूनियन टाइप है किसानों का, उन्होंने बोला है कि हम लोग ज़बरदस्ती जो अनअप्रूव्ड जीएम सीड्स हैं वो ग्रो करेंगे। तो कौन से सीड्स उनको ग्रो करने की उन्होंने बात की है, वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग ऐसा करेंगे ताकि गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो हमारे ऊपर आए, हमारे इन बीजों के ऊपर आए, और ताकि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करा सकें, ठीक है। और हाँ, इतना ही काफ़ी था रिवीजन के अंदर। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो के साथ, उनको रिमाइंड कर देता हूँ, जो फैक्ट फॉर प्रीलिम्स आता है इनसाइट का, वो हम लोग मंथली कंपाइलेशन में करेंगे। प्रीवियस मंथ का जो फैक्ट ऑफ प्रीलिम्स थी उसकी वीडियो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, प्लस में उसके साथ ही मैं इनसाइट का भी जो शॉर्ट न्यूज़ होता है ना, वो भी साथ में डाल दूँगा, ठीक है। अब हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू, AGR इशू। सेकंड है अ डिक्लेयर्ड फॉरेनर एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ। नेचर इंडेक्स क्या है, नई गाइडलाइंस आई है इम्पोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़ के लिए। सेंसस ऑफ एशियाटिक लायन, जो रिसेंटली अपडेट आया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया था बहुत अच्छे तरीके से। और बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा GS पेपर 2 का है, और ये कवर होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू इशू क्या है, मैं आपको ना एक बार कहानी की तरह से समझा देता हूँ, एक बार वो समझ लो, फिर जो नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ है ना बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स है ना, टेलीकॉम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इन सबको ना कुछ लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह देने पड़ते हैं, कुछ चार्ज देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इन्होंने बहुत टाइम से वो पैसा जो है वो नहीं दिया हुआ था, और इनके फिर कुछ इशू चल रहे थे, ये बोल रहे थे कि इतना पैसा ले रहे हो, इतना पैसा नहीं लेना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ में लेना चाहिए, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक बार फटकार लगाई थी अभी फरवरी के अंदर ना, आई थिंक 14 फरवरी को इनकी लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक वर्डिक्ट निकाला था, एक अनाउंसमेंट की थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फटकार लगाई थी, अगर आपको हमारी बात सुननी ही नहीं है, हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर ही नहीं रहे हो, तो हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है। तो इसलिए सडनली ये मुद्दा एकदम से उठ के आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है काफ़ी कि उनके इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। हुआ ये था कि अक्टूबर के आसपास भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि 23 जनवरी तक आप ये पेंडिंग पेमेंट कर दो, अपनी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को आप पेमेंट कर दो, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को। लेकिन इन कंपनी से तब भी अपनी पेमेंट नहीं की। कंपनी वाले ये गुहार कर रहे हैं कि देखो भैया, आपने तो बहुत सालों की बात लगा दी है, हमारा तो इसका टैक्स लग लग के ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो 1 लाख करोड़ के आसपास ये सारा पैसा बन चुका है। इसमें रिलायंस जियो का बहुत ही कम डेटा है, क्योंकि रिलायंस जियो तो आया ही 2016 में था, ठीक है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का सबसे ज़्यादा, आई थिंक 3,000 करोड़ के आसपास है। उनका एनुअल सेल ही नहीं होता है इतना, तो इतना पैसा कहाँ से देंगे।
वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने में लगे हुए कि कुछ हमको छूट दे दो। तो इसके ऊपर अभी तक डिस्कशन चले जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना है कि देखो भैया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वरना हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करवाते, टाइम लगाते। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऐसा इसलिए बोल रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं देखो यार, हमको तो ना पूरे का पूरा डिपार्टमेंट देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को एक मुद्दा दिखाई दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हमको बोल रहा है कि इनसे हम पैसा क्यों नहीं वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ढीले क्यों उनसे पैसा वसूलने में, इनसे फटाफट पैसा वसूलते क्यों नहीं हो आप। ये जनता का पैसा है, ये सरकार का पैसा है, इसको मिलना चाहिए सरकार को, ये मुद्दा है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू वही सब है। अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको सब इजीली सब समझ में आने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस टू मिसयूज अ जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट टू डिमांड 4 लाख करोड़ इन एजीएस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ना, ये डिफरेंट इशू है। इसके अंदर क्या है कि जो गेल कंपनी हो गई है हमारी, एनटीपीसी एनपीसी वगैरह वाली, इन सब से कुछ पैसा मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। कि आप एक तरीके का आप जो जजमेंट हम लोग एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको मिसयूज़ करके आप जो एजीआर का वेन्यू इन पीएसयू से ले रहे हो। टेलीकम्युनिकेशन का मैंने आपको मुद्दा बताया है, ठीक है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पीएसयू हैं, गेल, सेल, भेल, ये एनटीपीसी, एनएचपीसी, उनसे आप 4 लाख रुपये करोड़ की जो बात कर रहे हो वो मिसयूज़ कर रहे हो हमारे जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया है कि जो गवर्नमेंट का 20 ईयर फॉर्मूला है टेलीकॉम कंपनीज़ का कि वो अपना एजीआर जो ड्यूज़ है उसको पे करें, वो 1.242 लाख का है, उसको भी क्वेश्चन किया कि वो अभी तक क्यों नहीं पे किया गया है। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि अक्टूबर 2019 में उनका जजमेंट आया था विच वॉज कम्प्लीटली साइलेंट विद रिगार्ड टू पीएसयूज़। तो पीएसयूज़ के अंदर उसकी बात की ही नहीं गई थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट ने ये कहा है कोर्ट को कि वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जो एजीआर डिमांड किए जा रहे हैं पीएसयू से। समझ रहे हो ना? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डीओटी है, वो जो पीएसयूज़ है हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनसे बोल रहा है कि भैया आपके 4 लाख करोड़ रुपए कुछ पेंडिंग है, वो हमको दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उस टाइम इन पीएसयूज़ के ऊपर तो हम लोग साइलेंट थे, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, आप इनसे पैसा मांग रहे हैं, आप प्राइवेट वालों से तो ले लो पहले। जो हमने टेलीकॉम की दे रखा है उसको 3-4 बार उसकी हियरिंग हो चुकी है, 1.4 लाख करोड़ के आसपास हुआ, वो तो ले लो। आप इन सरकारी कंपनियों से आप इतने पैसा मांग रहे हो, इनकी इतनी अर्निंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, आप इनसे 4 लाख करोड़ डिमांड कर रहे हो, आप पहले प्राइवेट वालों से तो ले लो। तो सरकार ये बोल रही है कि हम लोग एफिडेविट फाइल करेंगे, फिर हमको एक्सप्लेन करेंगे आप कोर्ट को कि हम लोगों ने क्यों इनसे इतने रुपए की डिमांड की है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले के ऊपर। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेफिनेशन है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू की, वो जो कैलकुलेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बताएगा कि एजीआर कितना है, क्या होगा। ऑर्डर बाय द टॉप कोर्ट मीन्स कि जो टॉप कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही बोलते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होता है कि जो टेली कंपनीज़ हैं उनको इमीडिएटली उनका जो पेंडिंग था ना एजीआर, ठीक है, एजीआर को आप बकाया राशि के तौर पे समझ लो, इनकी बकाया राशि थी, इनको कुछ पैसा सरकार को देना होता है, वो देना था, वो तकरीबन 1.47 लाख करोड़ के आसपास है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। एजीआर होता क्या है? ये बकाया राशि जो है ये क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू जो होता है ये होता है यूजेज और लाइसेंसिंग फ़ी। सरकार, आप गवर्नमेंट को लोकेशन यूज़ कर रहे हो, आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आप सेटेलाइट वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हो, तो उन सबकी एक लाइसेंसिंग फ़ीस, चार्जिंग फ़ीस होती है, ठीक है, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चार्ज करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये डिवाइड किया रहता है स्पेक्ट्रम यूजेज के अंदर चार्जेस। स्पेक्ट्रम यूजेज का मतलब होता है कितनी फ्रिक्वेंसी कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है, और लाइसेंसिंग फ़ीस। ये पैक डाउन होता है 3 से 4% और 8% रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो स्पेक्ट्रम यूजेज होता है वो होता है 3 से 5% के बीच में, और जो लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह होती है वो होती है 8% के आसपास, ठीक है। ये वाला जो ये डायग्राम्स है ना, मैं आपको अभी ऊपर आके बताऊँगा। अभी कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो बोलता है कि जो चार्जेस कैलकुलेट किए जाते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कितना रेवेन्यू अर्न किया एक टेलीकॉम कंपनी में, ठीक है, प्लस टेलीकॉम रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि आप फ़ोन कॉलिंग कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये बोल रहा है कि इनके जो नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि डिपॉजिट कितना है इस कंपनी का, इस कंपनी की सेल्स वगैरह, और ये ज़मीन वगैरह जायदाद ये बेच रहे हैं अपनी कोई, ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो भी होते हैं, कहीं पे प्रॉपर्टी है इस कंपनी की, नॉन टेलीकॉम जो सेक्टर्स हैं ना इन कंपनीज़ के, उनसे भी हमको पैसा चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला है। कंपनीज़ ये बोल रही कि भैया आप हमसे लाइसेंसिंग का ले लो, हम स्पेक्ट्रम का ले लो, लेकिन आप ये नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स हैं वहाँ का पैसा आप हमसे क्यों लेना चाहते हो? हालांकि इन कंपनीज़ का जो नॉन टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ से भी बहुत हैवी अर्निंग होती है। तो सरकार बोलती है आपको जो भी टैक्स वगैरह पे करना है, चार्जेस पे करना है, आपको हर चीज़ से पे करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर के लिए चैलेंज क्या बात बनी हुई है? जो एजीआर इशू है उसने बहुत सारा पैनिक क्रिएट कर रखा है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। गिवन दैट कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो हाईली लेवरेज्ड है। वोडाफोन आइडिया अकेले का ही 2.2 लाख करोड़ का है, ठीक है। इट हैज़ यूज टू एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा टावर लगाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए किया था।
और स्पेक्ट्रम की पेमेंट्स थी उनको फंड करने के लिए यूज़ किया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने का जो एक्सपोजर है वो अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास है वोडाफोन आइडिया का ही। यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने आप में ही इतने हैवी लोड के अंदर है। 2.2 लाख तो खाली वोडाफोन का अपना खुद का है। उसमें से उसको कुछ टेलीकॉम वालों को देना है, कुछ बैंकिंग को देना है, कुछ बॉन्ड्स वालों को देना है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ये है। अगर ये क्या होता है, सपोज करते हैं कि ये कंपनी जो है मना कर देती है कि हम तो नहीं दे पाएंगे, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, ये कंपनी हो जाएगी बंद, वोडाफोन आइडिया। सरकार इनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब जब्त कर लेगी, उसकी नीलामी करेगी, उसको बेच के जितना पैसा आ सकता है वो आ लेगी, या फिर किसी को बोलेगी कि आप इस कंपनी को खरीद लो और ये कंपनी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। सरकार का काम होता है। यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर। अब बात ये आती है, अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो कंट्री में क्या होता है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद होगी तो कंट्री में आती है डियोपोली। ठीक है, डियोपोली का मतलब होता है कि दो कंपनियों का राज आ जाएगा। कौन सी? एक तो भारतीय एयरटेल और आ जाएगी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का फिलहाल सबसे बड़ा मार्केट चल रहा है। पहले एक टाइम में वोडाफोन का हुआ करता था, फिर एयरटेल का था, फिर रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो ने आने के बाद बहुत सारा डेटा फ्री वगैरह प्रोवाइड करके अपना मार्केट बेस क्रिएट अच्छा किया है। रिसेंटली अभी जब मैं न्यूज़ बना रहा हूँ तो पिछले कुछ 6 हफ्तों के अंदर, ठीक है, रिलायंस जियो ने तकरीबन 8 डील साइन किए हैं और बहुत ही बड़ी डील साइन किए हैं। गवर्नमेंट बहुत खुश है कि कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन के अंदर ये कंपनी है जो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। लोग भी खुश हैं, रिलायंस जियो बहुत खुश है। रिलायंस जियो की प्लानिंग बहुत बड़ी चल रही है। आने वाले टाइम में ये लोग व्हाट्सएप को लिंक करने वाले, रिलायंस मार्ट के साथ व्हाट्सएप से आप पेमेंट करोगे। पेमेंट का मैकेनिज्म बहुत ईजी होने वाला है। रिलायंस जियो इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन आप फेसबुक ऐप से भी पेमेंट कर पाओगे फ्यूचर के अंदर, शायद हो सकता है। तो डिओपली आने का मतलब हो जाएगा कि ये दो कंपनी का राज आ जाएगा मार्केट के अंदर। फिर ये जितना चाहे अपना प्राइस बढ़ा सकती हैं, कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, अभी इनका पैकेज देखो, आप चेक करते हो, डेली यूज़ करते हो, इनका डेटा पैक का जो प्राइस है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में यही होगा। ठीक है, इनके अगर ये दो ही कंपनी रह जाती तो चाहे 1,000 रुपये का पैकेज बेच रहे हैं महीने भर का, चाहे 2,000 का, कोई इनको मना नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा ना। कोई और दूसरा कंपनी आएगी सर्विस प्रोवाइड करने, तो इनको अपने पैसे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इनके प्रीलिम्स के थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एजीआर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। कंपोजिशन ऑफ ट्राई हम लोग करते हैं। हाउ स्पेक्ट्रम एलोकेशन इज डन इन इंडिया, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्राई का जो वो क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक कहाँ है। हाँ, इंडियन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो ऑक्शनिंग करता है, यानी कि नीलामी करता है लाइसेंसेस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है, इंडिया ने बहुत जल्दी स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग को अडॉप्ट कर दिया था 1994 के अंदर ही। एक टेलीकॉम कंपनी जो है, ठीक है ना, वो जितना चाहती है वो अपनी जो कि सर्विसेज को ऑफर करना चाहती है, ठीक है, उसके 12 टेलीकॉम सर्कल्स होते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, उसको परचेज करने होते हैं, जो कि यूनिफाइड एक्सेस सर्विस का लाइसेंस मिलता है इनको ऑपरेट करने के लिए सर्कल के अंदर। लाइसेंस को जो अवार्ड किया जाता है वो ऑक्शन यानी नीलामी की जाती है। यूएएस का जो, ये देखो यूएस से मत पढ़ना, इसको यूएएस ही है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2013 में। ठीक है, एक वैलिड रहता है 20 साल के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना ही जान लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई की कॉम्पोजिशन क्या होती है। ये देखो, ट्राई जो था ना वो ट्राई एक्ट 1997 के तहत बन के आया था। इसका सिंपल सा काम होता है कि एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। प्लस में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कंट्री के अंदर रेगुलेट करती है। ट्राई के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके एक चेयरमैन होते हैं, प्लस उसमें 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जिनको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेंबर जो होते हैं उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलीकॉम इंडस्ट्री का, फाइनेंस का, अकाउंटेंसी का, लॉ, मैनेजमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स का। और वो जो सीनियर और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको ही अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि एटलीस्ट 3 साल तक सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल तक सर्व कर चुके हैं यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये हो गया हमारा ट्राई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। ठीक है, इसका जो मेंस का क्वेश्चन मैं अगर आपको हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कस द चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन टेलीकॉम सेक्टर टुडे, व्हाट शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू टू सेव द टेलीकॉम सेक्टर। इसके अंदर देखो आपको इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा, ट्राई के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, जो डियोपोली मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कंपटीशन अगर क्रिएट करना तो क्या गवर्नमेंट को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए इनको। ठीक है, और इन कंपनीज़ के जो पैसा इनको देना है, क्योंकि अगर छूट नहीं देगी तो कंपनी तो डूबेगी, स्पेशली वोडाफोन आइडिया डूबेगी। ठीक है, फिर कोई कंपनी इसको खरीदेगी, किसी और के साथ मर्ज करेगी, ये जियो के साथ मर्ज करेगी या फिर एयरटेल के साथ मर्ज करती, क्या होता है कुछ नहीं पता है। चांसेस ज़्यादा है कि जियो इसको खरीद लेगा, जियो का मार्केट और बड़ा हो जाएगा। एयरटेल के पास इतने पैसे अभी हैं नहीं, क्यों खरीदे। रिसेंटली एयरटेल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन की थी, ये आपको पता होना चाहिए। GS2 का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल मतलब होते हैं वीक, ठीक है, एक्सपोज टू थ्रेट, कमज़ोर सेक्शंस होते हैं पॉपुलेशन के, उनके लिए वेलफेयर के लिए क्या स्कीम निकालता है सेंटर या स्टेट।
ठीक है, और इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, स्कीम की इनके मैकेनिज्म क्या है, क्या कानून है इसके पीछे, कौन सा इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और उनके बेटरमेंट के लिए वल्नरेबल के सेक्शन के। अ डिक्लेयर्ड फॉरेनर एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, एक डिक्लेयर फॉरेनर क्या होता है और फॉरेनर के ट्रिब्यूनल एक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। सिद्दीकी अली को लास्ट डिक्लेयर्ड फॉरेनर बन गए जिनको रिलीज़ किया गया है डिटेंशन सेंटर जो कि बराक वैली में आसाम में है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अप्रैल में इसी साल जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि वो डिटेनीज़ जिनको डिक्लेयर्ड फॉरेनर डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है, और लेकिन वो डिटेंशन सेंटर में है 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा के लिए, उन सबको रिलीज़ कर दिया जाए। कोर्ट ने और इनका जो पर्सनल बॉन्ड का अमाउंट होता है ना 1 लाख से, उसको कम करके 5,000 कर दिया है। अभी तक 339 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को रिलीज़ किया जा चुका है डिटेंशन सेंटर से अप्रैल 13 से। अब एक डिक्लेयर्ड फॉरेनर क्या होता है, डिक्लेयर्ड फॉरेनर का मतलब होता है एक पर्सन, ठीक है, मार्क बाय एनी ऑफ द 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम। असम के अंदर 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल होते हैं। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। उन्होंने इसको मार्क किया होता है, ठीक है, फॉर किसी भी एलिजिबली फेलिंग टू प्रूव सिटीजनशिप, अगर वो अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने में फेल हो जाता है, ठीक है, और स्टेट पुलिस जो होती है बॉर्डर विंग की स्पेशली, वो उसको इलीगल माइग्रेंट करार देती है, तो वो जाता है ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल उसको बोलता है कि भैया ये तो इलीगल माइग्रेंट है या फिर फॉरनर है, वो ट्रिब्यूनल का काम होता है। अगर ट्रिब्यूनल उसको बोल दे कि तो फॉरनर है तो उसको रिलीज़ कर देते हैं डिटेंशन कैंप से। ऐसे मेजर्स नेसेसरी क्यों हैं, देखो अभी तक टोटल 802 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स में हैं असम में, ठीक है। कुछ लोगों को डिक्लेयर किया जाता है फॉरेनर्स ऑन अकाउंट ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास उनके कागजात वगैरह नहीं होते, ठीक है, प्लस उनके पास असिस्टेंस नहीं होती, यानी कि मदद नहीं होती है, रिसोर्स की कमी होती है, वो अपने आप को इंडियन सिटीजन प्रूव कर ही नहीं पाते, तो उनको इलीगल माइग्रेंट कंसिडर करके डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। कुछ इतने गरीब होते हैं कि अपने केस को हायर कोर्ट में लेके जा नहीं पाते, ठीक है, और अगर कुछ ऐसे होते हैं चले जा भी हैं तो उनकी अपील जो होती है उसको टर्न डाउन कर दिया जाता है। 29 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है डिटेंशन सेंटर्स के अंदर, ठीक है, ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स के कारण 2016 से लेके अब तक, जिसमें 10 की मौत है वो 1 मार्च 2019 से लेके और फरवरी 20 तक हुई है इस साल। एज ह्यूमन बींग्स इनके बहुत बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं जीने के, ठीक है ना, और ये कोविड-19 से ना मरे इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रिजन विच हैज़ डेस्पिकेबल लिविंग कंडीशन। प्रिकिंग्स का मतलब होता है इन एरिया विच इज़ क्लोज टू द प्रिजन, ठीक है, टाउन का एक एरिया होता है जिसका अपना खुद का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर प्रिजन जो होती है उसकी बात कर रही है जहाँ की लिविंग कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये यही कहना चाहते हैं भैया कोविड-19 के कारण की डेथ ना हो, क्योंकि उनके पास नॉर्मल ह्यूमन राइट्स भी हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ये भी हम आगे बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या होता है, 1964 के अंदर सरकार एक ट्रिब्यूनल ऑर्डर लेके आई थी, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है इसका जानना। एडवोकेट यानी कि लॉयर, जज, ठीक है, जिसकी एज 35 साल से कम ना हो, ठीक है, और उसको 7 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए आसाम जुडिशियल सर्विस का, या फिर कोई रिटायर्ड IAS या ACS ऑफिसर होना चाहिए जिसकी रैंक सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे की ना हो, और जिसको क्वासी जुडिशियल यानी कि सरकारी न्यायिक प्रणाली का उसका थोड़ा अनुभव होना चाहिए, वो इसकी कंपटीशन में आते हैं। इनको सेटअप कौन करता है, देखो सिटीजनशिप वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो इनको सेटअप करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने 1964 में इसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल को अमेंड किया था, ठीक है ना, और उन्होंने एम्पावर कर दिया था, यानी कि किसको पावर दे रही थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, कि भैया आप ट्रिब्यूनल सेटअप करो, ठीक है, और ये डिसाइड करो कि क्या वो इंसान जो इंडिया के अंदर रह रहा है वो इलीगली रह रहा है या फिर कोई फॉरेनर है वो। इससे पहले जो पावर थी इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करने की वो सेंटर के अंदर थी, ठीक है। टिपिकली यानी कि पहले सेंटर करता था सेटअप, अब कौन कर रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटअप करते हैं, यानी कि DM और DC वगैरह जो होते हैं। टिपिकली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये 2 काइंड के केसेस को हैंडल करते हैं। पहला वो केस, ठीक है, जो किसी कोई एक रेफरेंस बनाई जाती है, बॉर्डर पुलिस बताती है, ठीक है ना, और कि भैया ये इंसान जो इसको ये इलीगल माइग्रेंट है। दूसरा केस वो होता है कि वो उस इंसान का जो नाम होता है वो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में नहीं होता है। 2 केसेस को ट्रिब्यूनल कंसिडर करते हैं। अब इनको अप्रोच कौन कर सकता है, ये जो अमेंडमेंट हुई 2019 के अंदर, इसमें ये भी बताया गया कि अगर एक किसी इंसान को खुद लगता है कि उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कुछ दिक्कत वगैरह चल रही है, फलाना प्रॉब्लम चल रही है, वो भी इनको अप्रोच कर सकता है फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर को, फॉरेन ट्रिब्यूनल बॉडीज़ को अप्रोच कर सकता है, ये बताने के लिए कि मैं फॉरेनर हूँ या फिर मैं इलीगल माइग्रेंट था, मेरे को डॉक्यूमेंट्स की कमी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन पहले ही गवर्नमेंट के थ्रू ही आना चाहिए था। थोड़ा मुझे लगा कि टॉपिक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पॉलिटी का टॉपिक है, आपको ये आना चाहिए बिल्कुल। इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं यार, तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर लेता हूँ, बट टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो वीडियो इस कारण थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी। इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट वर्सेस फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर।
क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 का है, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको 1983 में इनेक्ट किया था, उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में हटा दिया था सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये असम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, 2021 तक का इनका टेन्योर चल रहा है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। IMDT एक्ट 1983 का है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या प्रोसीजर है जो भी इलीगल माइग्रेंट्स थे असम के अंदर रहने वाले, उन सबको हटाने का, ठीक है। असम के अंदर ये जो एक्ट था ना, इसको स्पेशली पुश किया गया था मेनली इस ग्राउंड के ऊपर कि जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, जो असम के रहने वाले माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी आके रहने लग रहे हैं, ठीक है। और ये स्पेशली निकल के आया था असम एजुटेशन के अंदर, ठीक है। असम के अंदर एक स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोटेस्ट चला था बहुत लंबे टाइम तक। उन्होंने इस सब के ऊपर बात की थी कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इन सबको निकालो। उसको आई थिंक AASU बोलते रहे, आसू, असम एजुटेशन स्टूडेंट्स यूनियन, या फिर ASU कुछ नाम था उसका। ये एप्लीकेबल था सिर्फ स्टेट ऑफ असम के लिए, ठीक है। अब इन सब के बाद आता है हमारा फॉरेनर्स एक्ट 1946, जो कि पूरे की पूरी कंट्री के लिए होता है। ध्यान रहे, ये जो एक्ट था हमारा पहले किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट के लिए। लेकिन अब हमारे पास आता है फॉरेनर एक्ट 1946, इसको अमेंडमेंट वगैरह करके, ठीक है, ये सब के सब निकालने की बात है। ये जो एक्ट था ना, मेड इट डिफिकल्ट टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम असम, तो IMDT वाला जो एक्ट था उसके कारण जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उन सबको डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल था असम से। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर दिस ऑर्डर, देखो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है ये जो सेक्शन 9 के अंदर आता है इसी एक्ट के, ठीक है। सेक्शन 9 के अंदर ये बोलता है कि सेक्शन 8 को यूज़ करते हुए अगर आपको ये प्रूफ देना हो कि आप फॉरेनर हो या नहीं हो, तो ट्रिब्यूनल आपको टाइम देगा, ठीक है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रूफ करने का आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट खोल के निकाल के देगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है? इंडिविजुअल के ऊपर लाई करता है। पावर टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल एंड काइंड ऑफ केसेस टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल, ये दो टाइप के केसेस होते हैं, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए हैं ये, ठीक है। ट्रिब्यूनल के बाद दो टाइप के केसेस आते हैं, और अप्रोच कौन कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है। कॉम्पोजिशन ट्रिब्यूनल के हम लोगों ने ऊपर देख लिए। ट्रिब्यूनल वर्सेस कोर्ट्स, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ट्रिब्यूनल वर्सेस कोर्ट्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल जो होते हैं ना, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि सेटअप किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनको डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, राइट्स को डिटरमाइन करना कंटेस्टिंग पार्टीज़ के, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को रिव्यू करना हो तो भी। ट्रिब्यूनल वर्ड को हम लोगों ने ड्राइव किया था ट्रिब्यून से, ठीक है, जिसका मतलब है मैजिस्ट्रेट्स ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। ट्रिब्यूट्स के अंदर जनरली जो DM वगैरह होते हैं ये हेड करते हैं इसको, ठीक है। इसको रेफर किया था ऑफिस ऑफ ट्रिब्यून्स। नीड क्या होती है ट्रिब्यूनल की? ओवरकम द सिचुएशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ को हम ट्रिब्यूनल बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम कम बचता है हमारे पास, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम कम नहीं बचता, टाइम हमारे पास बच जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का टाइम और हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट कम होता है, और हमारे पास एक डिफरेंट बॉडी हो जाती है जो कि छोटे छोटे इस तरह के केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर सकती है। कोर्ट का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक्सपेडाइट डिसीजन यानी कि फास्टली होते हैं डिसीजंस, ठीक है। एक फोरम प्रोवाइड किया जाता है, इसको स्पेशली लॉयर्स वगैरह और एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के अंदर, वही इसको हेड करते हैं। और कोर्ट के अंदर तो कोर्ट का तो आपको पता है ये काम क्या होता है, तो इस तरह का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ट्रिब्यूनल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? NPR वर्सेस NRC, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लाइव मिंट का एक ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना एज एन ऑफिसर, जो कि चाहते हैं कि अगर मैं ऑफिस में जाऊँ कल को तो मेरे पास बहुत भयंकर लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए, मैं रेफ़र करूँगा कि आप लोग ना लाइव मिंट को जरूर पढ़ा करो। लाइव मिंट वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स है इंडिया का। हालांकि लोग पता नहीं क्यों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के पीछे भाग रहे होते हैं। कभी एक दिन बैठ के ना लाइव मिंट का ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी PDF, एक बार पढ़ के देखना ये न्यूज़पेपर कितना डेंजरस न्यूज़पेपर है। बहुत ही खूबसूरत न्यूज़पेपर है, स्पेशली ये इकोनॉमिक्स वगैरह कंट्री के ऊपर और ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करता है। ये नॉर्मली हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करता है, स्पेशली आपके जो लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं ये सब नहीं आते इसके अंदर, बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ही डिस्कस करता है ये। तो एक बार इसका ये टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, NPR वर्सेस NRC। इसमें 2020 में चलेगा सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में एक्सेप्ट असम, ये बात की गई थी। NPR और NRC का तो डिफरेंस भी एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स होता है। डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है NPR के लिए। और NPR पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है। उसमें आपको पॉपुलेशन के बारे में काउंट, जो हमारा हर 10 साल में जो सेंस वो आता है ना, सेंसस आता है हमारा, डेमोग्राफिक काउंट आता है, वो सारा NPR के थ्रू आता है, ठीक है। तो NPR के अंदर जो रेजिडेंट्स होते हैं ना उनको ऊपर कोई वो नहीं है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, कुछ नहीं, आपको बस अपनी बाय वर्बली आपको बताना पड़ता है। स्पेशली आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हो 6 महीने से पिछले और अगले 6 महीने तक आप वहीं रहने वाले हो, तो
ठीक है। लोकल लेवल के ऊपर भी ये क्रिएट किया जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, ठीक है। इसके अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर इसको किया जाता है, ठीक है। और ये मैंडेटरी है हर एक यूजुअल रेजिडेंट के लिए कि वो एनपीआर में रजिस्टर्ड हो। आइडिया सिंपल ये है कि आइडेंटिटी डेटाबेस क्रिएट करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर हमको सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए डेटा नहीं देना है, हमको इतना बताना है कि देखो इतने लोग इस जगह पे रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एज वाले, कितने यूथ हैं, कितने ओल्ड एज वाले हैं। एनआरसी के अंदर क्या होता है कि आपको सिटीजनशिप प्रूव करनी होती है कि आप इसी जगह के रहने वाले सिटीजन हो या नहीं हो। ध्यान रहे दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, एक में प्रूव करना होता है और एक में सिर्फ आपको डिटेल्स ऐड करवानी होती हैं। जोग्राफिकल लोकेशन असम की और उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आपको पता ही होगी, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस मैप के अंदर, ठीक है। ये आपको सामने मैप खुल गया है और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अच्छा, कुछ लोगों को ना कैपिटल याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, स्पेशली सेवन सिस्टर्स की। तो एक दो जैसे मणिपुर, मेघालय, इनका तो बड़ा कन्फ्यूजन आता होगा ना, तो मणिपुर की याद कर लो इम्फाल के साथ, ठीक है। मिजोरम की जो है वो उसको आइजोल कैसे याद करोगे, मिजोरम के अंदर जेड आता है और आइजोल में भी जेड आता है, तो मिजोरम की आइजोल होगी। त्रिपुरा अगरतला बहुत ईजी है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। मेघालय की आती है शिलोंग के साथ, यानी कि दोनों के अंदर जी और जी आ रहा है, ध्यान रहे, ठीक है। दोनों के अंदर जी और जी आ रहा है। मणिपुर और इम्फाल के अंदर दोनों के अंदर पी और पी आ रहा है। मिजोरम और आइजोल के अंदर दोनों के अंदर जेड जेड आ रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है, मुझे नहीं लगता किसी नए तरीका आपको बताया होगा कभी। फिर नागालैंड की आती है कोहिमा। कोहिमा को आपको याद करना पड़ेगा नागालैंड की, ठीक है। अगरतला की त्रिपुरा याद करनी पड़ेगी और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और असम की डिस्पुर। आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्पुर तो याद होती ही है, इतना कुछ टफ होता नहीं है। तीन मैंने आपको बता दिए, मेघालय और शिलोंग का दोनों में जी और जी आ रहा होता है। मणिपुर और इम्फाल का दोनों में पी और पी आ रहा होता है। मिजोरम और आइजोल का दोनों में जेड और जेड आ रहा होता है। ये वाला किसी को समझ में आता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा है रेफ्यूजी वर्सेस इलीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं। एक बार ना तीनों क्वेश्चन देख लो, मैं आपको तीनों डिफरेंट पेज पर दिखाऊंगा। फिर रिफ्यूजी वर्सेस इलीगल माइग्रेंट्स को देखेंगे हम लोग। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फॉर फॉरेनर्स विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है फॉरेनर्स को लेकर। देखो जहाँ पर वर्ड आता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है या फिर इनके रिगार्डिंग कौन सा एक्ट है, इस वर्ड का मतलब वो हमें बताना होता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे के सारे मैं आपको डिफरेंट वेब पेजेस के थ्रू दिखाता हूँ। पहले हम लोग रिफ्यूजी वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वाली वेबसाइट आप जरूर देखना, rescue.org। इसके ऊपर आपको रिफ्यूजीज़ वगैरह के बारे में अच्छा डेटा मिलेगा। करंटली हमारे पास 68.5 मिलियन मैन और वुमेन एंड चिल्ड्रन है जो कि वॉर, परसिक्यूशन और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस को लेकर दूर भाग रहे हैं। ये सारे के सारे रेफ्यूजी और असाइलम सीकर्स हैं। ये सब में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखना अभी। एक रेफ्यूजी क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखने में हेल्प आएगी मेंस के अंदर। रेफ्यूजी समवन हु हैज़ टू बी फोर्स्ड टू फ्ली हिज और होम बिकॉज ऑफ वॉर, वायलेंस और परसिक्यूशन ऑफ्टन विदाउट वार्निंग। ऐसा इंसान जिसको मजबूरन भागना पड़ा है अपनी जगह को छोड़ के क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रहा था। मिडल ईस्ट की बात करें तो वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं, ठीक है। रोहिंग्यास वगैरह थे, उनका परसिक्यूशन हो रहा था असम उसके अंदर, म्यांमार के अंदर, फिर वहाँ से बांग्लादेश, फिर वहाँ से इंडिया वगैरह। तो वो कहते हैं रेफ्यूजी। अगर वो इंडिया में किसी भी जगह पर आके रह सकते हैं, वो अपनी जगह पर वापस लौट नहीं सकते जब तक वहाँ की कंडीशंस ठीक नहीं हो जाती हैं, ठीक है। ऑफिशियल एंटिटी इसके लिए है यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी। वो डिटरमाइन करती है कि ये इस इंसान को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देनी है, कहाँ पर देनी है, इसको किस तरह से रेफ्यूजी की डेफिनेशन में सेट करना है, ठीक है। ये अच्छा, ये एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं असाइलम सीकर की बात करते हैं। असाइलम सीकर कौन होता है? असाइलम सीकर वो होता है हु इज़ सीकिंग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत है, जो भी खतरे हैं उसकी होम कंट्री के अंदर वहाँ से, ठीक है। लेकिन उसका जो क्लेम है रेफ्यूजी स्टेटस का वो अभी तक लीगली डिटरमाइन नहीं किया गया है। ध्यान रहे, रेफ्यूजी उसको बोलते हैं जिसको लीगली डिटरमाइन किया जा चुका है। किसी कंट्री में वॉर हो रहा था, वहाँ से लोग निकल गए तो गवर्नमेंट इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, स्पेशली यूएन जैसी एजेंसी के द्वारा, कि ये रेफ्यूजीज़ हैं, उनको इंटरनेशनल गवर्नमेंट की लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। असाइलम सीकर वो होते हैं उनकी कंडीशन सेम होती है लेकिन उनको अभी तक लीगली कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला होता है, ठीक है। इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिस भी डेस्टिनेशन कंट्री में लोग जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली बॉर्डर वगैरह के ऊपर। फिर हम बात करते हैं इमिग्रेंट की बात होती है। इमिग्रेंट वो होता है जो कि एक कॉन्शियस डिसीजन लेता है, यानी कि कॉन्शियस डिसीजन मतलब बाय चॉइस वो अपने देश को, अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है। उसकी इंटेंशन क्या होती है, वहाँ पर सेटल होने की। जैसे इंडिया में से अगर कोई इंसान छोड़ के बोलता है कि मैं चाइना जगह रहूँगा, तो चाइना के लिए वो इनका इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट, EMIGGRANT, एमिग्रेंट, और EMMIGRANT होगा। और इन सपोज करते हैं चाइना का कोई इंसान वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे इंडिया में आके सेटल रहता है, तो हम उसको बोलेंगे वो इमिग्रेंट है, ठीक है। और चाइनीज़ उसको एमिग्रेंट बोलेंगे, ई लगा देंगे फिर उसके आगे।
और माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट वो होता है जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। माइग्रेंट वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। उसके रीजंस बेसिकली कुछ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकता है, सीजनल वर्क हो सकता है, पर्सनल चॉइस हो सकती है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे डिफरेंसेस मैंने दिखा दिए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बता देता हूँ, फॉरेनर्स के लिए कौन से होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को होते हैं, इंडियन सिटीजन्स को, लेकिन फॉरेनर्स को नहीं होते। वो क्या क्या होते हैं? प्रोहिबिशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 का, 6 बेसिक फ्रीडम्स जो कि आर्टिकल 19 में है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29 के अंदर है। यानी कि अगर कोई फॉरेनर आके मेरे को हमको बोलता है कि भैया मेरी ये लैंग्वेज है, मेरी इसको प्रोटेक्ट करो, तो इंडिया उसको प्रोटेक्ट नहीं देगी अनटिल और अनलेस आप इंडियन सिटीजन हो। स्पेशली लैंग्वेज आपकी को इंडियन अपने लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, डायलेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करेगी। किसी फॉरेनर्स को आ जाने को उसको प्रोटेक्शन की गारंटी इंडिया नहीं दे सकता। ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट जो कि दोनों को अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है? यही सब तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, कौन से आर्टिकल में कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, लिखा जा सकता है मेंस के। कोई सिटीजनशिप रिगार्डिंग कोई टॉपिक अगर आ गया ना, स्पेशली यही जो टॉपिक अगर आ गया, तो इतना पार्ट तो आपको याद होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट जो गारंटी करते हैं आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सारे के सारे जो होते हैं सिटीजन्स हो इंडिया के या फिर फॉरेनर, सबको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि 14 का हो गया इक्वालिटी, 20 का हो गया प्रोटेक्शन, 21 का हो गया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे के सारे आर्टिकल आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ो, आप लेट हो। फॉरेनर्स एक्ट क्या होता है हमारा 1946 का, इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसको क्रिएट किया गया था इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कुछ पावर्स देता है इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ कानून वगैरह बना सकें, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंट होने से पहले। इसके बाद हम लोगों को लास्ट जो प्रीलिम्स का इस टॉपिक का क्वेश्चन था वो था कि क्या डिफरेंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के बीच और ह्यूमन राइट्स के बीच में, ठीक है। जो पॉइंट्स हम इस तरह से एक्सप्लेन किए गए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो राइट्स होते हैं, ठीक है ना, जो इंसान की नॉर्मल लाइफ को से कनेक्टेड होते हैं। उसी के तहत अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो राइट्स होते हैं जो एक इंसान की बेसिक और रियल लाइफ से और बहुत एब्सोल्यूट होते हैं, यानी कि आप ह्यूमन राइट्स को आप टेक अवे नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं कंट्री के स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो ये और हर एक कंट्री के अलग अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको ग्लोबल एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एंजॉय कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो रिलाई करते हैं बहुत बेसिक से प्रिंसिपल से राइट ऑफ फ्रीडम के ऊपर, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका जो बेसिक राइट होता है वो होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। फंडामेंटल्स को राइट को गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हर एक कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये बेसिक से डिफरेंसेस थे, ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम लोग अपना इसका मेंस का कोई क्वेश्चन है? हाँ है। वो कहना चाह रहे हैं डिस्कस ब्रीफली द लॉज दैट आर इन प्लेस टू टैकल द इलीगल नॉन सिटीजन्स इन द कंट्री। ये इलीगल सिटीजन्स को टैकल करने के लिए इंडिया में कौन सा लॉ है? तो इसमें आप कहीं ना कहीं एनआरसी का मेंशन भी दोगे, फॉरेनर एक्ट्स का मेंशन दोगे, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताओगे, और फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का जो अमेंड हुआ था उसके बारे में बताना है। तो आप समझ चुके हैं हम लोगों ने सारा यही डिस्कस किया है। GS2 का नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है, स्पेशली जब यूएस ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया था ना अफगानिस्तान के अंदर, तो कुछ इंडिविजुअल्स ने इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी कि वो लोग यूएस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि भैया इन्होंने ये किस तरह से विड्रॉ कर लिया, ये ठीक है नहीं है क्या, फिर ऐसा तो नहीं कि यूएस के जो सोल्जर्स वगैरह थे इन्होंने वहाँ पर कुछ क्राइम वगैरह भी किए हों, क्या कुछ है। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भैया मैं तो तुम्हारे पास सैंक्शन लगा दूंगा। पहली बात तो हम तुम्हारे मेंबर भी नहीं है, ठीक है, तुम हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते कौन हो? वो तो आपको पता ही, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़े महान हैं इस मामले को लेकर। ये जो ऑर्डर हैं इशू किए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, तो जो भी एसेट्स हैं वो ब्लॉक करने के लिए यूएस के इन द यूएस आईसीसी के एम्प्लॉयज़ के जो भी इस प्रॉब में, यानी कि इस जांच पड़ताल में जो भी आईसीसी के ऑफिसर्स वगैरह लगे हुए हैं ना, उन सब के एसेट्स को ब्लॉक करने की बात की गई है। किसने बात की है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है। इस उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो यूएस के अंदर इन सारे इंडिविजुअल्स की एंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं अगर वो सैंक्शन लगा देंगे। यूएस के यही होता है, यूएस हमेशा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सैंक्शंस लगाने की बात कर देता है। तो केस क्या है हम लोग ये जानते हैं। आईसीसी प्रोसिक्यूटर मतलब कौन होता है? एक इंस्पेक्टर होता है प्रोसिक्यूटर, क्योंकि उसको वो चार्जेस वगैरह लगाता है आपके ऊपर, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक पुलिसिंग का एक कोई प्रोसिक्यूट करने का मतलब था दोषी प्रोसिक्यूट, और प्रोसिक्यूटर जो आपको दोषी ठहराता है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रोसिक्यूटर है फताऊ बेंसुदा, वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें सारे के सारे पॉसिबल क्राइम्स जो कि 2003 से लेकर 2014 के बीच में होते हैं। देखो अफगान के अंदर ये सब जो की मिलिट्री वगैरह जानी स्टार्ट हुई थी ना 2003 से हुई थी अफगानिस्तान के अंदर। इसमें वो इंक्लूड करते हैं एलिजिड मास किलिंग्स हुई है सिविलियंस की जिनको तालिबान ने मारा था, ठीक है, एज वेल एज कुछ एलिज टॉर्चर किया गया था प्रिजनर्स का जो कि अफगान की अथॉरिटीज़ ने अफगान गवर्नमेंट ने किया था। प्लस में कुछ हद तक उन्होंने कहा कि यूएस की फोर्सेस ने और सीआईए ने भी जो ये सब चीज़ें की हैं, कुछ क्राइम्स किए होंगे, कुछ टॉर्चर किया होगा, उन सबको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। आईसीसी ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्टिगेट आफ्टर प्रोसिक्यूटर्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन 2017 फाउंड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव द वॉर क्राइम्स वर कमिटेड इन अफगानिस्तान एंड आईसीसी हैज जुरिस्डिक्शन। आईसीसी ने कहा कि भैया 2017 के अंदर कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स थे जहां से उनको पता चला कि अफगानिस्तान में कुछ ऐसे क्राइम्स हुए थे और उनके पास ऐसी कानूनी कार्रवाई करने की ताकत है। यूएस की गवर्नमेंट इस बात को अपोज क्यों कर रही है? मिस्टर ट्रंप जो कि हमेशा बहुत बोलते हैं, उन्होंने ये कहा है, अटैक किया सीधा कि जो हेग बेस्ड आईसीसी है, देखो हेग नीदरलैंड्स में, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों के हेडक्वार्टर्स हेग में है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हेग का जो सेटअप है ना टू प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स, ये जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको वो हर बार अटैक करते ही रहते हैं। आईसीसी का काम ही यही होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है, जेनोसाइड देखो साइड वर्ड मैं आपको बार बार बताता हूँ, जहाँ पर सीआईडी वर्ड लास्ट में आता है वहाँ पे किलिंग आती है। पेस्टिसाइड पेस्ट किलिंग, जेनोसाइड मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स किलिंग, ग्रुप की किलिंग। फ्रेट्रिसाइड होता है फादर का किलिंग, रेजिसाइड होता है फ्रेट्रिसाइड आई थिंक फादर का नहीं ब्रदर का किलिंग होता है, ठीक है। और रेजिसाइड होता है किंग, किलिंग ऑफ द किंग। वल्पिसाइड होता है आई थिंक वो फॉक्स का किलिंग होता है। हर्बिसाइड होता है, वीडिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, जहाँ पे साइड वर्ड आ गया वहाँ किलिंग आता है। तो उन्होंने कहा कि जितना जेनोसाइड हुआ है, जो भी क्राइम्स हुए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, इन सबको आईसीसी जो बार बार सेटअप लगा के इन्वेस्टिगेट करते रहता है ना, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अटैक करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भैया कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ओनली तभी जब कोई मेंबर स्टेट हो, और अगर मेंबर स्टेट अनअवेलेबल है या फिर अनविलिंग है ना प्रोसिक्यूट करने के लिए एट्रोसिटीज़ को, तो आप अलाउ ही नहीं कर सकते उसको। बिसाइड्स इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट का कहना चाह रहा है कि हम तो कभी इस कोर्ट के मेंबर थे ही नहीं, तो फिर हमारे ऊपर बार बार इन्वेस्टिगेशन करने वाले आप होते कौन हो? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमको पॉलिटिकली क्या हो रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से वर्ड यूज़ किए थे, क्या बहाने मारे बात रहे थे, वो सही थे गलत थी। हमको पूछा जाएगा कि ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी है, इसके बारे में बात की जाएगी। लोकेटेड है हेग के अंदर, वही नेदरलैंड्स के अंदर, दोनों ही, ठीक है। ये कोर्ट है लास्ट रिजॉर्ट है प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा था तो लास्ट कोई कोर्ट बनता है तो वो यही होता है। यहीं पे आप लास्ट गुहार लगा सकते हो अपनी कंट्री में नहीं लगाओगे वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब दूसरी कंट्री वाले, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही आपके ऊपर अगर कुछ कर रही है तो आप अपनी कंट्री की कंप्लेंट करने के लिए कहाँ पे जाओगे? आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट के केस में इस तरह के क्राइम्स को लेकर आईसीसी जो है ये लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। ये पहली ऐसी परमानेंट और ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इस्टेब्लिश की गई है ताकि हेल्प करे एंड इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी को दोषी ठहराया गया लेकिन उसको फिर बाद में दोषी ना कराते हुए उसको मुक्ति दे दी गई सजा से, उसको इम्प्यूनिटी बोलते हैं। और भी परपरेटर जो भी होते हैं, सीरियस क्राइम को करने वाले होते हैं परपरेटर्स, ठीक है, उन सब के कंसर्न को लेकर स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेवल पर, तो ये पहली ऐसा कोर्ट है आईसीसी जो है। ये ट्रीटी में इसकी जो रोम स्टैट्यूट ट्रीटी थी, ठीक है, ये 1 जुलाई 2002 से स्टार्ट हुआ था, तब से इसको स्टार्ट किया गया था। फंडिंग जो होती है कोर्ट के एक्सपेंस की, स्पेशली जो उसके स्टेट पार्टीज होती है, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वहीं से आती है। इसके अलावा कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं। कॉम्पोजिशन और वोटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। कोर्ट का जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टी देखती है, यानी कि वही सारे स्टेट्स जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी असेंबली होती है, ठीक है। हर एक स्टेट पार्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। आईसीजे वर्सेस आईसीसी के बीच में डिफरेंस हमको जानना बहुत 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 ज़रूरी है। 1946 में हमारा आईसीजे एस्टेब्लिश हुआ था, 2002 में हमारा आईसीसी हुआ है। यूएन के रिलेशनशिप की बात करें तो आईसीजे तो यूएन का ही एक कॉमन कोर्ट है, ठीक है, ऑफिशियल कोर्ट है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर आईसीसी की बात करते हैं तो ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको रेफरेंस मिल सकती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, लेकिन ये यूएन का ऐसे डायरेक्ट ऑफिशियल पार्ट नहीं है। दोनों की लोकेशन सेम है, हेग नेदरलैंड्स के अंदर। किस तरह के केसेस आईसीजे लेता है? आईसीजे लेता है कि कंटेंशियस पार्टीज़ और एडवाइजरी ओपिनियंस की बात करता है। और आईसीसी की बात करता है जो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है इंडिविजुअल्स का, वो सब के सब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो लेता है हमारा आईसीसी। सब्जेक्ट मैटर की बात करें, सोवरेनिटी, संप्रभुता, बाउंड्री मैरिटाइम के डिस्प्यूट्स हो गए, ट्रेड का डिस्प्यूट है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्प्यूट है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कहीं पर ट्रीटी हो रही है, कोई ट्रीटी की दो कंट्रीज़ ने आपस में कोई बॉन्ड था उसका वायलेशन किया जा रहा है, उन सबको देखता है आईसीजे। जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सारे के सारे देखता है आईसीसी।
फंडिंग कहाँ से आती है? देखो आईसीसी जब यूएन का तो यूएन से उसकी फंडिंग आएगी पूरी। आईसीसी के अंदर वो बोलना चाह रहा है कि इंडिविजुअल स्टेट पार्टीज होती हैं वही उसकी फंडिंग करती हैं, कुछ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है। हर एक स्टेट पार्टी के पास एक वोट होता है एंड एवरी एफर्ट हैज़ टू बी मेड टू रीच डिसीजन बाय कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। हर बार कोशिश ये की जाती है कि सहमति से आप एक डिसीजन के ऊपर पहुँचे जो सबके बातों से मिला जुला हो। अगर कंसेंसस तक नहीं पहुँच पाते तो जो डिसीजन वोट से लिया जाता है उसी को फाइनल बाउंडिंग माना जाता है। असेंबली में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं जो कि उन्हीं मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के लिए। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है काफ़ी टाइम से। पहली बात तो उनको ये बोला जा रहा है कि क्रिटिसिज्म के अंदर, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, कि भैया आपके पास कैपेसिटी नहीं है अरेस्ट करने की जो भी सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट मतलब किसी के ऊपर आप किसी को डाउट हो रहा होता है, ठीक है, वो सब। और आप मेंबर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हो कि वो कोऑपरेट करें। तो ये आपकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन होने के कारण अगर आप किसी के ऊपर कोई ऑर्डर पास करते हो, किसी के लिए कोई डिसीजन लेते हो या सजेशन देते हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती इतनी। क्रिटिक्स जो हैं इस कोड के, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि बहुत ही इनसफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस समझ सकते हो आप लोग, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, वो समझ जाते होंगे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर के ऊपर, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं कौन कितना काम कर रहा है, कोई आगे पीछे तो नहीं कर रहा, कोई किसी को ओवर पावर तो नहीं कर रहा है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास इनसफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस है। अथॉरिटी ऑफ द आईसीसी prosecutor and judges and insufficient protection against politicized prosecutions, स्पेशली politicized prosecutions के ऊपर है कि अगर कोई राजनीति से रिलेटेड कोई अगर प्रोसिक्यूशन होता है, यानी कि किसी को दोषी करारा जाता है, तो वहाँ पर आपकी चल नहीं पाती है, ठीक है। वहाँ पर और पहली बात आप चेक्स एंड बैलेंसेस रख नहीं पाते। आपका प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है, आपका जज क्या कर रहा है, कहीं पर आपका प्रोसिक्यूटर जज को ओवर पावर कर देता है, ये आपका इनसफिशिएंट है। आईसीसी को उन्होंने एक्यूज़ किया कि वो बहुत बायस है, ठीक है, स्पेशली वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म के अंदर। क्योंकि इम्पेरियलिज्म वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए। इम्पेरियलिज्म का वर्ड का मतलब सिंपल होता है, ये सबसे पहले ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ किया गया था। कोई रिच कंट्री होती है ना, किसी पुअर कंट्री के ऊपर दबाव डाल के उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है ना, उस चीज़ को इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। तो आईसीसी के ऊपर एक एक्यूजेशन है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो स्पेशली रिच और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा फेवर करता है, और जो छोटे वीक कंट्रीज़ होते हैं, पुअर कंट्रीज़ होते हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में पनिश करता है और उनको ईजिली पनिश कर पाता है। तो ये उसके ऊपर एक एक्यूजेशन है। आईसीसी कैन नॉट माउंट सक्सेसफुल केसेस विदाउट स्टेट कोऑपरेशन, यानी क्योंकि कोई भी केसेस के अंदर सक्सेस होना, उनको अरेस्ट करना या फिर सस्पेक्ट को निकालना या फिर कुछ भी कर पाना, किसी भी हद तक जाना, आईसीसी को स्टेट्स की कोऑपरेशन के बिना खुद नहीं कर पाते अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे सेवरल रीजंस होते हैं इस चीज़ के। इसका मतलब ये होता है कि जो आईसीसी है वो इनकन्सिस्टेंटली एक्ट करता है अपने केसेस को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब ये तो इम्पेरियलिज्म से ये कनेक्ट होता है पूरा का पूरा। अगर रिच कंट्री होगी, पावरफुल कंट्री होगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बहुत टफ होगा इन्वेस्टिगेट करना। जैसे आप लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल देखा होगा ना, जब इन्होंने कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, एक भी रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ इनका। ये रहा, हाँ, जो केस था ना उसमें उन्होंने लिखा था कि मास किलिंग्स की तालिबान ने, ठीक है, टॉर्चर किया अफ़गानिस्तान अथॉरिटीज़ ने टू अ लेसर एक्सटेंट, लेकिन कुछ हद तक यूएस फोर्सेस ने और सीआईए ने भी किया। देखो उन्होंने यहीं पर अपने सेंटेंस में ये बोल दिया है, कुछ हद तक। तो कहीं ना कहीं ये एक पावरफुल कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा डरे सहमे से रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। डिफरेंस बिटवीन आईसीजे और आईसीसी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। जोग्राफिकल लोकेशन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, और तो हम लोगों ने देख ली हेग नीदरलैंड्स के अंदर। दोहा अकॉर्ड क्या हुआ था यूएस और तालिबान का, प्लस में यूएस तालिबान का पीस डील ओवरव्यू क्या है, ये मैं आपको एक साथ बताऊंगा। लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, रोम स्टैट्यूट हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान, अब ये भी तो पता ही होना चाहिए, मतलब अगर आप यूपी से एग्ज़ाम दे रहे हो और ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा, तो फिर तो इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। यूएस तालिबान डील और दोहा के वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। देखो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मुद्दे रखे थे अपने, जब वो इलेक्शन के अंदर इलेक्ट होके आए थे। उसमें एक जो उनका 4th पॉइंट था, उनका ये पॉइंट ये था कि मैं अपने सारे के सारे सोल्जर्स को जितने भी कंट्रीज़ में डिप्लॉय कर रखे हैं वहाँ से वापस बुला लाऊंगा। और उनका इस पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली कन्वे करने का मोटिव ये था कि देखो हमारे इतने सारे सोल्जर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके उनकी लड़ाइयों के अंदर जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो कंट्रीज़ हमको ढंग से पैसा भी नहीं दे पाती है, हमारे सोल्जर्स की वहाँ डेथ हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल यूज़लेस है। तो उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को कन्विंस किया था कि भैया मैं अपने सोल्जर्स को वापस लेके आऊँगा। सेम चीज़ बराक ओबामा ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जब अपने कुछ सोल्जर्स को वापस लेके आए थे, तो सडनली जिन कंट्रीज से लेके आए थे वहाँ पर एकदम से वॉयलेंस बढ़ गया था, तो फिर वो ला नहीं पाए इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बेबाक इंसान है, ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो यूएन को तो कुछ समझते ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, यूएन, इन सब की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ा के रखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही वांट्स बिजनेस। और कहीं ना कहीं उनका अमेरिका फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि मेरे नज़र में शायद सही भी है। जैसे इंडिया होता है तो इंडिया में इंडिया फर्स्ट होना चाहिए, ये हर कंट्री का होता है। तो इस मोटिव के अंदर
कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। सर्बिया जैसी कंट्रीज़ से, सीरिया जैसी कंट्रीज़ से उन्होंने बहुत सारे अपने सोल्जर्स जो हैं उनको ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। तो यूएस ने तालिबान के साथ दोहा कतर में एक डील साइन की थी। वहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर भी एज ऑब्जर्वर मेंबर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि देखो भैया, हम आपके लोगों को जिनको अरेस्ट कर रखा है हम उनको छोड़ देंगे, आप हमारे लोगों को छोड़ दो, ठीक है। और आप अफ़गान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ एक पीस डील साइन करो, आप लोग आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाओ। कुछ रीजन है जहाँ के ऊपर आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो आप बनाओ, आपको इलेक्शन करना है आप वो करो, लेकिन पीसफुली करो, वॉलेंटली ना करो। और यूएस ने कहा था कि हम अपने सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उन सबको वहाँ से निकाल लेंगे। तालिबान ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपने हमारे लोगों को पकड़ रखा है, आप हमारे लोगों को छोड़ दो, ठीक है। और हम आपके क्या कहते हैं जितने सोल्जर्स हमारे पास हैं या फिर कोई ऐसा है उनको छोड़ देंगे और हम लोग पीस मेंटेन करेंगे। ये पहले भी कई बार बातचीत की जा चुकी है, लेकिन तालिबान फिर भी वॉलेंट हो जाता है। ऐसा देखा गया अभी रिसेंटली भी तालिबान ने काफ़ी वॉलेंट एक्ट्स वगैरह किए थे। अच्छा, तालिबान को लेकर ना रिसेंटली जो ईशा फाउंडेशन के हेड हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनका भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कमेंट सुनने को मिला था तालिबान वर्ड को लेकर। उनका एक वो चला था इवेंट यूथ एंड ट्रूथ करके, उसमें वो आई थिंक लंदन में गए थे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड थी, कुछ तो थी। वहाँ पर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट भी था जो उस इवेंट के अंदर होस्ट था। तो उसके साथ बैक स्टेज कुछ टॉक वगैरह कर रहे थे, उसकी कोई वीडियो आउट हुई थी, तो उसमें ही यूज़ द वर्ड तालिबान फॉर दैट पाकिस्तानी स्टूडेंट। वो वीडियो आउट होने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी उठ के आई थी सामने कि वाई ही इज़ बीइंग एक्यूजिंग अ सिंपल पाकिस्तानी स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन लंदन एज तालिबानी। तो बाद में सदगुरु जी ने इसको क्लैरिफाई करने के लिए अपना एक वीडियो आउट किया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान वर्ड का अरबिक लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग होता है वो होता है आर्डेंट लर्नर, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने उसको उस तरीके से संबोधित किया था। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। यूएस तालिबान डील और भी मैंने आपको बता दिया है। राइट ए नोट ऑन आईसीसी को पूरा का पूरा नोट लिखना है तो आप लिख ही सकते हो, अब इतना कुछ पढ़ लिया। जी इस पेपर 2 के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर इंडेक्स 2020। कंटेक्स्ट क्या है हमारा, रेटिंग्स होती हैं इसकी ईयर 2020 की नेचर इंडेक्स की, वो रिलीज़ की गई हैं। नेचर इंडेक्स जो एक डेटाबेस होता है, ठीक है, ऑथर्स की एफिलिएशंस और इंस्टीट्यूशन की रिलेशनशिप के बारे में ये ट्रैक करता है कि किस रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है उसमें 82 हाई क्वालिटी नेचुरल साइंस जर्नल्स वगैरह होते हैं, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। इनको एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वगैरह ये सब चूज़ करते हैं। इस डेटाबेस को कंपाइल करता है नेचर रिसर्च, ठीक है। एक डिवीजन है इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी स्प्रिंगर नेचर की, जो पब्लिश करती है एकेडमिक जर्नल्स। अब ये वाली रिपोर्ट मंथली कंपाइलेशन में विजन में आएगी ना, मेरे हिसाब से तब अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन हम इसको यहाँ करेंगे ज़रूर ताकि बाद में हमारा इसका रिवीजन हो जाए। इंडेक्स के अंदर एक क्लोज रियल टाइम प्रॉक्सी होती है हाई क्वालिटी रिसर्च की, ठीक है। और उसमें कोलैबोरेशन होता है इंस्टीट्यूशनल, नेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर। अभी समझ में आएगा नीचे तक जाओगे ना सारा का सारा कि ये क्या चीज़ है। ये जो इंडेक्स है इसको अपडेट किया जाता है मंथली, और इसका जो इंडेक्स के मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इंडेक्स आप लोग जो स्कूल टाइम में बुक्स में लिखते थे ना, नोटबुक बनाते थे अपना, कौन से पेज नंबर के ऊपर कौन सा टाइटल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिसर्च और पब्लिकेशंस की बात की जा रही है। इसको मंथली अपडेट किया जाता है, ठीक है। और रिलीज़ होता है एनुअल टेबल्स ऑफ कंट्री। एनुअल टेबल का मतलब वार्षिक। इट सर्व एज इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च इन नेचर एंड फिजिकल साइंस। देखो अब यहाँ पे एक लाइन के अंदर समझ में आ गया, अगर ये लाइन ये लोग ऊपर लिख देते तो कितना आसान हो जाता। नेचर से रिलेटेड और फिजिकल साइंस से रिलेटेड रिसर्च जो होती है उसके जो पब्लिकेशंस होती है उनकी इंडेक्सिंग होती है, बस। नेचर इंडेक्स का मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं रिसर्च का आउटपुट क्या है और उसका कोलैबोरेशन क्या है। इसमें क्या होता है, एक आर्टिकल के काउंट कितने थे, फ्रैक्शनल काउंट किया था, मल्टीलेटरल बायलेटरल कोलैबोरेशन स्कोर्स क्या है। मल्टीलेटरल बायलेटरल आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ। बायलेटरल मतलब दो तरफा, मल्टीलेटरल मतलब बहुतरफा। परफॉर्मेंस क्या है इंडियन इंस्टीट्यूशंस की। 3 ऑफ द ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के 3 इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपनी जगह बनाई है इसमें टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, IACS कोलकाता का 7th पोजीशन पे है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च सेंटर JNCASR, ये 14th पोजीशन पे बेंगलोर में है। SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, ठीक है, ये कोलकाता में ही 30th पोजीशन पे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के अंदर ये चीज़ डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ग्लोबली जो टॉप रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस लिस्ट के अंदर हैं वो हैं काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये ग्रुप है 39 इंस्टीट्यूशंस का, इसमें 160 पोजीशन है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की 184 पोजीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक कभी भी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रहे आपको, ये प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है पूरा का पूरा। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जो टॉप 5 पोजीशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जर्मनी, UK और जापान की हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस वाले पॉइंट को खैर आप कहीं कोट कर सकते हो मेंस के अंदर ना, कि इस तरह के जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई आता है, नेचर रिसर्च से रिलेटेड, तो आप वहाँ कोट कर सकते हो कि भैया जो 5 टॉप के वर्ल्ड के इस तरह की पोजीशंस आती हैं इस तरह की इंडेक्सिंग के बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशन में, वो 5 US, चाइना, जर्मनी, UK और जापान के आप पास आती हैं।
इसी के अंदर हमारा टॉपिक जो इसी सीरीज़ में होता है हमारा, वो होता है कंजर्वेशन रिलेटेड इशूज़। ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। न्यू गाइडलाइंस आई है इम्पोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज़। इम्पोर्ट का मतलब आयात, किसी दूसरी जगह से लेके आने के लिए। एक्जॉटिक स्पीसीज़ मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो लोकली आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी निकाली है, ठीक है भैया, किस तरह का आपको रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप किसी इस तरह के जानवर को जो एक्जॉटिक स्पीशीज़ का है अपनी पोजीशन में रखते हैं। पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप। ठीक है, इंडिया के अंदर ये मूव तब निकल के आया जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, और एक बहुत ग्लोबल कंसर्न निकल के आया इलीगल वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को लेकर और जूनोटिक डिजीज़ को लेकर। देखो, जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो कोरोना वायरस क्या एक जूनोटिक डिजीज़ है? कहा ये जा रहा है ये बैट से ट्रांसफ़र हुआ, ये प्रूव नहीं हो पाया अभी तक। तो इसकी फाइनल रिपोर्ट कब आएगी तब हमें बोल सकते हैं हाँ ये जूनोटिक डिजीज़ है। तो एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ क्या होती हैं? एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ होते हैं एनिमल हो सकता है, प्लांट होता है, स्पीशीज़ जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराए जाते हैं। ठीक है, ऑफनली कोई ग्रुप ऑफ पीपल ही करते हैं इनको, उसमें ट्रेड वगैरह होता है। ठीक है, इलीगल ही होता है बहुत हद तक ही। तो सम ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्जॉटिक स्पीशीज़ इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसको ना मैं अभी तो दिखा नहीं पाऊँगा, ये वाली चीज़ आप प्लीज़ 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 इनके नाम एक बार लिख के इसको गूगल पे देख ज़रूर लेना। बॉल पाइथन क्या होता है, स्कारलेट मकाओ क्या होता है, सी टर्टल, शुगर ग्लाइडर, मार्समैट, ग्रे अफ्रीकन पैरट्स, ये क्या होते हैं। मेरे पीछे एक मोर के बोलने की आवाज़ आ रही है। आई जस्ट होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो रादर देन डिस्टर्ब होने के। व्हाट इट इंक्लूड्स, इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है? अकॉर्डिंग टू द एडवाइजर, इसके मुताबिक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ये जो फ्रेज़ है ना एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ का, इसके अंदर एनिमल्स के नेम आते हैं जो कि अपेंडिक्स 1, 2, 3 में है। साइट्स के, साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फ्लोरा एंड फोना समझते हो ना? फ्लोरा होता है प्लांट्स, फोना होता है एनिमल्स। ठीक है, एंड डज नॉट इंक्लूड स्पीशीज़ फ्रॉम स्केड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर साइट्स वाले अपेंडिक्स के 1, 2, 3 को यूज़ किया गया है, लेकिन कोई भी स्केड्यूल जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ध्यान रहे, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी नेशनल एनिमल की बात कर रहे हो या फिर नेशनल उसकी प्लांट वगैरह की बात करते हो किसी भी इंडिया के रिलेटेड, तो आपको 3 तरह की उसकी स्टेटस पता होनी चाहिए। उसका ये IUCN स्टेटस क्या है, उसका साइट्स का स्टेटस क्या है, साइट्स मतलब ये वाला कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, प्लस में उसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन से स्केड्यूल में है वो। 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मैं एक एग्जांपल में भी दिखाऊंगा आपको। इंडिया से अगर बाहर होता तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से बाहर वाइल्ड लाइफ एक्ट तो लागू नहीं होता, तो वहाँ पर आपको साइट्स पता होना चाहिए और कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल IUCN। तो कौन किस किस का पता होना चाहिए? हर एनिमल का नहीं, हर एनिमल का नहीं, पिछले 1 साल के अंदर अगर कोई बहुत ही स्पेशल कोई एनिमल वगैरह न्यूज़ में होता है तो उसके बारे में। तो ऐसी स्पीशीज़ को रखने के लिए रेगुलेशन को लाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है हमको? देखो, इस तरह का एनिमल्स वगैरह को जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो कस्टम्स एक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। कस्टम टैक्स किसके ऊपर लगता है? कस्टम टैक्स लगता है जो भी हम चीज़ें बाहर से अंदर लेके आते हैं कंट्री के अंदर। और एक्साइज टैक्स किसके ऊपर लगता है? एक्साइज टैक्स लगता है किसी भी चीज़ का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर करते हैं। तो उन्होंने कहा जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि इस तरह का कोई लॉज वगैरह हम लोग लेके आएँ ताकि जो भी एनिमल्स और स्पीशीज़ हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं कंट्री के अंदर, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन हो सके, इन सबको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि लोग इनको पेट की तरह भी रखते हैं, लोग इनको ट्रेड भी करते हैं, लोग इनका कंजम्पशन भी करते हैं, लोग इनको आगे फर्दर भी डोमेस्टिक ट्रेड भी होता है इसका इंडिया के अंदर आके। तो बहुत सारे सिटीजन्स ने बोला है कि जो साइट्स है ना, साइट्स के अंदर जो एनलिस्टेड एक्जॉटिक एनिमल स्पीशीज़ हैं वो उनके पोजीशन में है। बहुत सारे सिटीजन्स ने ऐसा बताया, जो एक जनरल लोगों से वॉलंटरली एक डिस्कशन किया गया था, उसके अंदर पता चला है। हाउएवर देयर इज़ नो यूनिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल ऑफ सच स्टॉक ऑफ स्पीशीज़ एट स्टेट और सेंटर लेवल। केंद्रीय और राज्य सरकार के पास इस तरह के स्टॉक के कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि किस इंसान के पास किस लोकेशन पे किस टाइप का एनिमल है, कब से का है, कि उसके डॉक्यूमेंट वगैरह है नहीं है। इसके अलावा जो स्पीशीज़ हैं वो इलीगली ट्रैफिक की जाती हैं कंट्री के अंदर, ताकि उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत लेंदी होता है और स्क्रूटनी जांच पड़ताल जो होती है उस सबको अवॉइड किया जा सके। अब जो रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस है उसके मुताबिक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप इस तरह के सारे स्टॉक की हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिन लोगों के पास ये है। ठीक है, और वॉलंटरी डिस्क्लोजर होगा 6 महीने के अंदर। 6 महीने का टाइम देगी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। आपके पास इस तरह का कोई भी एनिमल है तो आप उसकी प्लीज़ उसकी डिटेल्स जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बता दें आके। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन के अंदर जो स्टॉक ऑफ एनिमल्स है न्यू प्रोजनी, अगर उन जानवरों ने इंडिया में ही आके अपने कोई नवजात को जन्म वगैरह दिए, बच्चे भी हो गए उनके, ठीक है, तो और एज़ वेल एज़ फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सचेंज। तो और इसके अलावा जो भी आपने इंपोर्ट और एक्सचेंज में जो भी कुछ एनिमल वगैरह को यूज़ किया, इन सब का डेटा वो आपसे मिनिस्ट्री लेना चाहती है। जो डिक्लेयर होगा उसको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि अब से पहले ये जो डेट डिसाइड करेंगे ना 6 महीने की, 6 महीने की पीरियड के अंदर वो जो भी डिटेल्स देते हैं कंज्यूमर्स वगैरह, तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान हो बता देना उनको
कोई इलीगली अगर ऐसे हैंडल करके बैठा हुआ है ना कि भैया 6 महीने का टाइम है, मिनिस्ट्री को डिटेल पहुंचा दो, 6 महीने तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं माना जाएगा, कोई लॉ और रेगुलेशन आपके ऊपर नहीं लगेगा। 6 महीने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको लाइसेंस के तहत और सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ेंगे DGFT को, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये DG, ये वाला जो पोजीशन होती है ना DG ऑफ फॉरेन ट्रेड की, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो चीज़ ऐसे सर्कल करवा रहा होता है ना उनको ध्यान में रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट ज़्यादा होती हैं। इम्पोर्टर वी हैव टू अटैच NOC अटैच करना पड़ेगा चाइल्ड वेलफेयर वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट का, जो कि उस एप्लीकेशन से कंसर्न होगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट कौन होता है? जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, IFS, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। इससे पहले इनको इंपेरियल फॉरेस्ट ऑफिसर भी बोला जाया करता था एक टाइम तक, फिर इनका नाम चेंज करके इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर कर दिया गया था। तो आपको फिर बाद में 6 महीने के बाद आपको एक NOC देना पड़ेगा और इसके ऊपर आपकी IFS ऑफिसर के जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसके सिग्नेचर वगैरह चाहिए होंगे। इस तरह का मूव लेके आने का फ़ायदा क्या होगा हम लोगों को? देखो, इससे एक बहुत बेटर मैनेजमेंट होगा स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है। जो होल्डर्स होते हैं उनको गाइडेंस भी मिल सकती है इसकी बात, ठीक है। उनकी वेटरनरी होती है, जानवरों की केयर की बात करते हैं, ठीक है। और उनकी किस तरह से हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, हैबिटेट किस तरह का हो सकता है उनको स्पीशीज़ के वेलबींग के लिए, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाएंगी। तो गवर्नमेंट आपको पनिश नहीं कर रही, गवर्नमेंट बस ये बोल रही है कि इन लोगों के इन स्पीशीज़ के बेटर मैनेजमेंट के लिए। जैसे बैट के बारे में लोग खा रहे थे बैट, लेकिन बैट के बारे में अगर कोई ये ओपन होता तो लोगों को पता होता तो शायद बैट को कंज्यूम ना करते, ये सुनने में ऐसा आ रहा है। तो ऐसा जैसे कि क्या पता आपको इस तरह के जानवर को आप रख रहे हो, आपको पता ना हो कि उसके अंदर कोई बीमारी भी फैल सकती है, तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, आपको पनिश नहीं कर रही है इस चीज़ के लिए फ़िलहाल 6 महीने तक। तो जो डेटाबेस है एक्जॉटिक एनिमल्स का, इससे उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट भी हो सकता है जूनोटिक डिजीज़ का, ठीक है, ऑन विच गाइडेंस वुड बी अवेलेबल। तो टाइम पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह की बीमारियां हैं, कौन से जानवर किसी इंसानों के अंदर फैल रही है। जैसे अभी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, तो लोगों को अपने स्वाइन वगैरह को मारने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कुछ उन्होंने एक्जॉटिक स्पीशीज़ के फ़ोटोज़ दिखा रखे हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल है, कुछ गिलहरी टाइप के हैं, कुछ खरगोश भी है, एक कोई बारहसिंगा टाइप भी है। अब इसमें से मिस क्या हो रहा है? इस बॉडी ने अपने बारे में जो रेगुलेशंस देंगे उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एडवाइजरी है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं दे रहा। मैटर जैसे कि जो स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज एज वेल एज जूनोटिक डिजीज़ हैड नॉट बीन टेकन केयर ऑफ इन द एडवाइजरी। उन्होंने कहा कि जूनोटिक डिजीज़ को लेकर जो मैटर है उसको ढंग से हैंडल नहीं किया गया इस एडवाइजरी के द्वारा। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ लेटेस्ट एडवाइजरी टू ओनली द स्पीशीज़ कवर्ड अंडर साइट्स। उन्होंने कहा कि सिर्फ साइट्स के अंडर जो कवर्ड है ना उन्हीं स्पीशीज़ की बात की गई है। वाइल्ड लाइफ एक्ट को भी कवर करो, IUCN को भी कवर करो। देर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग डोमेस्टिक ट्रेड इन एक्जॉटिक स्पीशीज़। ये बोल रहा है ग्रोइंग डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि कोई एक इंसान है, सपोज एक पर्सन है, वो बाहर से ट्रेड करके किसी एक्जॉटिक स्पीशीज़ को इंडिया में लेके आता है। इंडिया में लाने के अंदर ही अंदर फिर वो और भी ट्रेड करता है, उसको और फर्दर बेचता है, वो फिर और फर्दर बेचता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, इस तरह की कैप्टिव फैसिलिटीज़ के अंदर किस तरह का वेलफेयर आपको होना चाहिए, किस तरह की इनको हैबिटेट प्रोवाइड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपने कोई खास बात नहीं की हैगी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ अंडर साइट्स के अंदर क्या होता है? अपेंडिक्स 1 के अंदर ट्रेड परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। 3% स्पीशीज़ के लिए ट्रेड अवेलेबल है, जैसे अफ्रीकन राइनोसॉर्स थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो इसके लिए ट्रेड परमिशन नहीं होगी। अपेंडिक्स 2 ट्रेड इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होती है, 97% ऑफ ऑल स्पीशीज़। एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है? ऑर्चिडेसी एट रिस्क ऑफ बिकमिंग थ्रेटेंड। अपेंडिंग 3 रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड ऑफ स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड इन अ स्पेसिफिक कंट्री। एग्जाम्पल चिलेनियन टोड, ये कोई मेंढक टाइप का है। इंस्टा लिंक्स की बात करते हैं यार, ये बहुत लंबे क्वेश्चन दिया आज इन्होंने इंस्टा के अंदर। एक्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होता है? डेफिनेशन एडवाइजरी ऊपर हो गया। साइट्स क्या होता है? ऊपर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ अंडर साइट्स जस्ट अभी ऊपर ये जो डायग्राम पड़ा है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में, उसके स्पीशीज़ प्रोटेक्शन क्या होती है, स्केड्यूल की अभी बताता हूँ आपको। न्यू गाइडलाइंस क्या है, प्रोसीजर के ऊपर हो गया है। अबाउट द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ इन द कंट्री, वो उनका क्या करेंगे उन्होंने बता दिया, 6 महीने का टाइम मिलेगा, हो गया है। चीफ वार्डन जो होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, स्पेट इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बारी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। 1972 के अंदर था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह आ रहे होते हैं ना कहीं इसका कोट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनेक्ट किया था। तो 1972 से पहले हमारे पास डेजिग्नेटेड 5 नेशनल पार्क्स थे, ठीक है। और अमंग अदर रिफॉर्म्स जो एक्ट एस्टेब्लिश होता है, इसमें शेड्यूल्स होते हैं प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हंट करने के लिए, हार्वेस्टिंग वगैरह करने के लिए। इस एक्ट के तहत उनको प्रोटेक्शन मिलती है वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को और प्लांट्स को, ठीक है। देखो ध्यान रहे, वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर सिर्फ जानवर नहीं, वाइल्ड के अंदर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ये लागू होता है। इसमें 6 शेड्यूल्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। शेड्यूल 1 और जो पार्ट 2 है शेड्यूल 2 का, वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके अंदर हाईएस्ट पेनल्टीज़ लग सकती हैं आपके ऊपर अगर आपने इस तरह के पेड़ों को काटा
वाटा बेचा, जानवरों को मारा या फिर जानवरों की अगर पोचिंग वगैरह की। स्पीशीज़ जो लिस्टेड होती हैं शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 4 में, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ पेनल्टी थोड़ी सी कम होती है। शेड्यूल 5 जो होता है उसमें एनिमल्स को वो होता है जिनको मे बी हंटेड, आप हंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि हंट करो, कर सकते हो अगर कर रहे हो तो। जो स्पीसीज़ स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स हैं वो शेड्यूल 6 में, उनको प्रोहिबिट है फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। इस तरह के पौधे होते हैं जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते और प्लांट नहीं कर सकते। तो क्या ये आपको 6 शेड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए? हाँ जी हाँ, पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आगे पीछे टाइप से अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है। वो जो ग्रुप है ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उसके ऊपर मैंने ऑल मेंस क्वेश्चन पेपर करके ना PDF अपलोड की थी। उसमें जाओ, उस PDF को खोलो, ऊपर सर्च करो PDF के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या फिर वाइल्ड लाइफ लिखो, प्रोटेक्शन लिखो, एक्ट लिखो 1972। अपने आप को पता चल जाएगा मेंस के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर पूछे जा चुके हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़ इन द कंट्री। ऊपर बता दिया कि किस तरह की गाइडलाइंस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। गाइडलाइंस आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी कि गाइडलाइंस के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या क्या है, कि उन्होंने क्या कुछ कवर नहीं किया, वो भी बताना होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। उसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देखते देखते आए उनको समझ में आ जाएगी, शायद मुझे स्टार्टिंग बताना चाहिए था। नेक्स्ट वाली वीडियो जो भी आएगी चैनल पे उसके स्टार्टिंग बता दूंगा। अभी अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाओगे ना, तो आपको एक मैंने नोटिफिकेशन डाली है कि आंसर राइटिंग में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो पर्सनली मेरे पास 15-20 लोगों के मैसेज आ चुके थे कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ये नहीं हो पा रहा, रेगुलरिटी नहीं आ रही, क्वेश्चन कहाँ से बनाए, कंटेंट कहाँ से लिखे, नोट्स में से कैसे उठाएं, फ़ायदा कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि उस ग्रुप के ऊपर ही स्टार्ट कर देता हूँ। पहले ये हुआ करता था कि लोग अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे थे, उनको मैं रिव्यू कर देता था। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कर देते हैं कि एक पैटर्न बना लेते हैं, क्वेश्चन भी मैं ही दे दूँगा और फिर रिव्यू कर भी दूँगा और सिखा भी दूँगा कैसे करना है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन डालिए, एक बार जाके पढ़ लो अगर आप लोग भी इसका पार्ट बनना चाहते हो। स्पेशली वो लोग जो स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और जो लोग कर पाए हैं लेकिन उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है नोट्स वगैरह कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो मैंने 17 पॉइंटर का एक दिखाया था आप लोगों को आंसर राइटिंग उस वीडियो में, जिस्ट वाली में, उस सबको यूज़ करके मैं दिखाऊंगा, सिखा भी दूंगा आंसर राइटिंग कैसे रिव्यू की जाती है, स्टार्ट कैसे की जाती है। टाइम लिमिट के अंदर करेंगे हम लोग। नोटिफिकेशन जाके पढ़ लेना एक बार ग्रुप पे ना प्लीज़। और 15 लोगों के आसपास मेरे को और उसका वो मिल जाएगा एग्रीमेंट कि 15 लोग करने को तैयार हैं, तो देखूंगा उनका अलग ग्रुप बना दूंगा एक, और उस ग्रुप के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं हमारा। कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ ही है हमारे। सेंसस ऑफ एशियाटिक लायन। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे ट्वीट करके इसकी खुशखबरी दी थी कि 28% एशियाटिक लायंस की जो काउंट है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया है। तो सेंसस तो आपको पता ही होगा, काउंट, डेमोग्राफिक काउंट होता है। रिसेंटली कंडक्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने एक सर्वे इनके रिगार्डिंग और उसको रिलीज़ किया था। तो लाइन सेंसस के बारे में बात करते हैं, हर 5 साल में किया जाता है। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था लॉकडाउन के कारण, पहले भी 1-2 बार डिले हो चुका है लॉकडाउन के कारण। पहली बार इसको किया था 1936 में, जो जूनागढ़ के नवाब थे ना, उन्होंने पहला लाइन सेंसस किया था। तो 1965 के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको रेगुलरली कंडक्ट करता है। अब ध्यान रहे कौन सा डिपार्टमेंट करता है लाइन सेंसस? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पहली बार किसने किया? नवाब ऑफ जूनागढ़ ने। ये हमारा एक इनका डायग्राम है। ये आपको एज सच पूरा याद नहीं होना चाहिए, लास्ट 2 ईयर के आप याद रख लो। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बाद उस टाइम पे 2 जो आए थे लास्ट, उनका याद रख लो, पिछले साल, और एक पहले वाला सबसे पहला जो आया था ना, जो इसमें सबसे पहले 1990 का लिख लो, चलो ये काफ़ी रहेगा कि तब से लेके अब तक कितना परसेंटेज हुआ है। और किसी साल में कम तो नहीं हो गए थे, ठीक है, जैसे कि ये इन्होंने ग्राफ नहीं, किसी साल में कम तो नहीं दिखा रखे हैं, सब में ज़्यादा दिखा रखे हैं। तो 2015 से 20 में कितने हुए और 1990 से लेकर 2020 तक में 30 साल के गैप में कितना चेंज आया, ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ, लास्ट वाले का आप मेल फीमेल भी देख लो, सब अडल्ट भी, जैसे ह्यूमन बींग्स में टीनेजर्स होते हैं, यहाँ पर सब अडल्ट बोल सकते हो आप। 6th, 8th और 11th सेंसस था जो एशियाटिक लाइन का, वो डिले हो गया था। उसके कुछ बहुत अलग अलग कारण थे। इस बार जो था वो कोविड-19 का लॉकडाउन था। 28% राइज देखा गया है, ठीक है। टोटल 674 थे, इससे पहले 2015 में 523 थे। गिर जो रीजन है हमारा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। 36% एक्सपेंस हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब सपोज करते हैं पहले इतने रीजन में थे, ठीक है, ये था 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो नया रीजन हो गया थोड़ा सा बढ़ गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अब ज़्यादा एरिया में फैल गए हैं, तो अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुके हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 36% का इंक्रीमेंट आया है 2015 से अब तक। तो ये अच्छा पॉइंट ये है कि फैक्टर्स क्या क्या है, किस कारण जो
एनिमल्स है, ये एशियाटिक लाइन्स है, इनका इंक्रीमेंट हुआ है काउंट में। तो यही देखो पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको बताना हो कि अगर कहीं कंक्लूजन लिखना हो कि सजेस्ट सम पॉइंट्स हाउ टू इंक्रीज द काउंट ऑफ दीज एनिमल्स, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह के पॉइंट को वहाँ पर रिपीट कर सकते हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करें, एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी हो, वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर हो। यहाँ पर तो हम ये बता रहे हैं कि इन कारणों से हुआ है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आता है कि सजेस्ट सम मेजर्स टू इंक्रीज द काउंट ऑफ दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो आप उसमें क्या बताओगे? आप उसमें यही तो बताओगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करो, इसमें एक लाइन लिख दी, एग्जाम्पल दे दिया। एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी एक लाइन लिख दी, एक लाइन में एग्जाम्पल दे दिया। वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर एक लाइन एग्जाम्पल। प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट एक लाइन एक एग्जाम्पल। स्टेप्स टू मिनिमाइज ह्यूमन लाइन कन्फ्लिक्ट एक लाइन एग्जाम्पल। 150 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया, एक ये 5 और 5 थी 15 लाइन ये हो गई, और 2-3 लाइन का कंक्लूजन हो गया, आंसर पूरा। यही तो सब लिखना होता है। आंसर राइटिंग वाला ज्वाइन करो, काफ़ी अच्छे से करेंगे उसको डिटेल में। हाउ द सेंसस कैरिड आउट दिस ईयर, इस साल का जो सेंसस था वो कैसे किया गया था, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ये आई थिंक उसमें प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये। और ये जो प्रीवियस सेंसस थे उससे डिफरेंट कैसे था? रिड्यूस पार्टिसिपेशन, पहली बात तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सेंसस में सर्वे करने, मान लो सर्वे होता है एक तरह का, तो सर्वे में जिन जो लोग करते हैं उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था पहले से। हर साल जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो एनजीओज़ वगैरह को इन्वाइट करता है, एक्सपर्ट्स को बुलाता है, वाइल्ड लाइफ से एंथुजियास्ट जो लोग होते हैं इस सेंसस को करने के लिए, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि सरकार बोलती है कि कहीं ये ना हो कि लोग हमको बोले हमने झूठे फिगर्स दिखाए हैं, तो काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। एंड ऑगमेंटिंग द मैन पावर, ताकि जो ऑगमेंट का मतलब होता है घटाना, सॉरी बढ़ाना, मैन पावर भी इंक्रीज़ हो जाए। ऑगमेंट करना मतलब बढ़ाना होता है। लेकिन इस बार इट वाज नॉट एडवाइजेबल, ऐसा एडवाइजेबल नहीं था कि बहुत सारे लोगों को फॉरेस्ट के अंदर बुलाया जाए, क्योंकि जो ब्रोंक्स जो थी न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आए थे जहाँ पर जो कोरोना वायरस था वो ह्यूमन से टाइग्रेस के अंदर ट्रांसमिट हो गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन कोई आए, कोई एसिम्प्टोमेटिक हो और उसके कारण किसी एनिमल वगैरह के ऊपर ट्रांसमिशन हो जाए। सो इस साल जो काउंट था उसको एस्टिमेट सेंसस से नहीं किया गया था, लेकिन पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन से किया गया था। ध्यान रहे 2020 का जो एशियाटिक लाइन्स का जो काउंट था, प्रीलिम्स के अंदर ही घुमा फिरा के कोई ऑप्शन बन सकता है कि क्या वो सेंसस से किया गया था या फिर पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन से। नहीं, ये पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन से किया गया था। इसी को पूनम अवलोकन बोलते हैं। पूनम वर्ड यहाँ पर फुल मून से रिलेट किया गया है। कैसे किया जाता है पूनम अवलोकन, ये हम लोग जानेंगे। पूनम अवलोकन 2014 में डेवलप किया गया था। मंथली इन हाउस एक्सरसाइज होती है, कैरिड आउट एवरी फुल मून, हर फुल मून को, यानी कि चंद पूर्णिमा वाले दिन। फील्ड का स्टाफ और ऑफिसर होते हैं वो 24 घंटे का टाइम बताते हैं एसेस करने में कि कितने लॉयंस थे पर्टिकुलर लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। और अनलाइक प्रीवियस सेंसस विच हैड नियरली 2000 पार्टिसिपेंट्स, पिछले सेंसस के अंदर नॉर्मल जो सेंसस होता है 2015 में था 2000 पार्टिसिपेंट्स थे, इस बार 1400 का स्टाफ था और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स थे। ये जो स्टाफ है ये मूव करता रहता है रेस्पेक्टेड टेरिटरीज़ के अंदर, ठीक है, अपने अपने एस्टिमेट लगाता रहता है, इनपुट्स प्रोवाइड करता रहता है लॉयन ट्रैकर्स को, और जब भी उनको मौका मिलता है कोई लाइन की साइटिंग होती तब। एक ब्लॉक काउंटिंग मेथड है, वो क्या होता है? इंडिया इस मेथड को यूज़ करता है एस्टिमेट करने के लिए नंबर्स। इस मेथड में सेंसस को जो एन्यूमरेट करने वाले होते हैं वो एक जगह पर स्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जो वाटर पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं एक गिवन ब्लॉक के अंदर, और एस्टिमेट करते हैं अबंडेंस ऑफ लाइन्स इन दैट ब्लॉक। उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कितने लाइन्स की अबंडेंस है, क्योंकि पानी वाली जगह के ऊपर जो एनिमल होगा वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा ही। डायरेक्ट साइटिंग के ऊपर, ठीक है, जब भी पानी को उसको वाटर को ड्रिंक करने की नीड होती है 24 घंटे के अंदर, वो उनका काउंट बना लेते हैं। कुछ इनहेरेंट इश्यूज़ हैं इस मेथड के साथ, तो इसलिए नया मेथड को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग हो गया, आइडेंटिफाइंग लायंस बेस्ड ऑन परमानेंट मार्क्स ऑन देयर बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मार्क्स होते हैं उस सब को ध्यान में रख के, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट बेस्ड ऑन एनिमल्स, प्रेडेटरी पैटर्न्स और नंबर ऑफ प्रे बेस। कंसर्न क्या है इस एस्टिमेट के ऊपर? कुछ एक्सपर्ट्स बहुत डाउटफुल हैं अबाउट द एस्टिमेटेड नंबर्स। उनका कहना है कि एक ओवर एस्टिमेशन भी हो सकता है। क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? 12 लायंस मारे गए थे फ्लैश फ्लड के अंदर, अमरेली के अंदर, ठीक है, जब 2015 का सेंसस आया तो उसके कुछ महीनों बाद ही मोर देन 2 डजन लायंस, यानी कि 24 से ज़्यादा लायंस जो थे वो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण, और बेबीसियोसिस हुआ था 2018 में, ये हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके अंदर क्या होते हैं दोनों ही, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। एक बेबीओसिस आउटब्रेक हुआ था इस बार समर में, रिपोर्ट किया गया था, 2 डजन लायंस उसके अंदर भी किल किए गए थे, 2 डजन नहीं 24, तो काफ़ी सारे लायंस की डेथ हो चुकी थी। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये जो एस्टिमेशन है ना ये थोड़ा सा ओवर है। हम लोगों को एनिमल्स को रीलोकेट करने की ज़रूरत क्यों होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, ये काफ़ी अच्छा होगा आपको जानने के लिए। प्रेजेंटली जो एशियाटिक लाइन्स है ना वो सिर्फ गुजरात के अंदर लिमिटेड है, ठीक है। एक सिंगल एपिडेमिक, कोई भी ऐसी आपदा महामारी आ सकती है, सारी की सारी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती है, और ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि हम स्पीशीज़ के कुछ पार्ट को किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो अनाउंस किया गया था फरवरी में इस साल सेंटर के द्वारा और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। की एस्पेक्ट्स इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की हैं अंडरटेकिंग में, हैबिटेट इंप्रूवमेंट मेजर्स। हैबिटेट मतलब होता है जैसे आप ह्यूमन बींग्स हो, आपका हैबिटेट होता है आपका घर, तो उस तरीके से जानवरों के रहने की जो जगह है उसको इंप्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए मेजर्स लेने की ज़रूरत थी।
ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल कराए जाएँ, एक वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल डेवलप किया जाए, एक टास्क फोर्स डेवलप की जाए ग्रेटर गिर रीजन के अंदर। रीलोकेशन ऑफ लायंस, जो कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको आइडेंटिफाई किया गया था कि मोस्ट सूटेबल है इस स्पीशीज़ को यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट भी की थी, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई प्रोग्रेस हो नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 के अंदर एक ऑर्डर दिया था कि ट्रांसलोकेट करें कुछ लाइन्स को गुजरात से मध्य प्रदेश में। एशियाटिक लाइन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं। इसकी पॉपुलेशन जो होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है स्टेट ऑफ गुजरात तक ही। वाइल्ड लाइफ के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था। इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके अंदर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो थे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल में, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा GS3 का लास्ट टॉपिक है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, और ये आता है हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड विद टेररिज्म। BAT बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स अगर ये प्रीलिम्स में आ गया ना, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता होगा कि BAT किसके लिए है। ऊपर लिख देंगे व्हाट इज़ BAT, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन दे देंगे द एनिमल विच इज सस्पेक्टेड टू बी द रूट कॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो बहुत लोगों को लगा बैट से आया था, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा ये टॉपिक। एक जगह दे देंगे टैक्स होता है, एक जगह दे देंगे ये इंडिया का आने वाला वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बैट है, जो क्रिकेट बैट होता है वो है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे। अब जिस भाई साहब ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा वो तो नहीं लगा पाएगा ना, वो तो ये सोचेगा कि अरे ये तो कोरोना वायरस हुआ था उस टाइम पे, पक्का उसी की बात कर रहे होंगे, वो करंट अफेयर्स में बहुत था। तो ऐसी होती हैं चीज़ें, बस 1-2 बार नज़र से सामने से गुजर जाती हैं तो आपको आइडिया लग जाता है। नीति आयोग के मेंबर्स ने एक फेवर दिया है, उन्होंने मतलब प्रपोज किया कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स स्टार्ट किया जाए जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, और उससे क्या होगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा, एक इक्वल फील्ड मिलेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। देखो उन्होंने सजेशन इसलिए दिया है कि जो US चाइना का ट्रेड टेंशन्स थे ना, जो कि स्पेशली कोविड-19 के बाद और ज़्यादा राइज़ होंगे, ये टेंशन थोड़ी बढ़ने के चांसेस हैं। चाइना और US के ऊपर क्या ट्रेड टेंशन थे, इसके ऊपर आई थिंक एक मेंस का क्वेश्चन आ चुका है। मेंस वाली PDF में देखना, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये क्वेश्चन आ चुका है, इतना मुझे याद है, मैंने देखा था प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। बैट क्या होगा? एक ड्यूटी हम लोग लगाएंगे, यानी कि एक टैक्स लगाएंगे हम लोग, जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह, उसके ऊपर एक एडिशनल कस्टम लेवी। कस्टम किसके ऊपर लगता है? कस्टम उसके ऊपर लगता है जो आयात करते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं। और एक्साइज किसके ऊपर लगता है? एक्साइज उसके ऊपर लगता है जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी ही कंट्री में। ये मैंने आप लोगों को ऊपर समझा भी दिया है। एक फिस्कल मेजर होगा जो इम्पोज किया जाएगा, चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड हो जाएगा एक तरीके का ये, ठीक है। ये भी डिपेंड किया जाएगा किस कंट्री से आ रहा था, ठीक है, बॉर्डर पे कौन से नेबरिंग कंट्री से आ रहा था, कितना दूर से आ रहा था, प्लस में आगे कहाँ जाएगा, ये सारे के सारे इसमें प्रोविजंस होंगे, ठीक है। जनरली जो बैट है उसमें क्या होता है, इक्वल कंडीशंस फॉर ऑफ कंपटीशन। इसको आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। देखो एक ही लाइन के अंदर ये नीड फॉर जो लिखा हुआ है ना, इसमें इंडियन कंपनीज़ ये बोल रही हैं, इंडस्ट्रीज़, उनकी कंप्लेन ये है कि जो डोमेस्टिक टैक्सेस होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक ड्यूटी हो गया, फ्यूल के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, क्लीन एनर्जी का चार्ज लगते हैं, मंडी टैक्स लगाते हो, रॉयल्टीज़ लगाते हो, इन सब के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है ना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इम्पोर्टेड जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम पड़ जाती है, क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर यही वाले टैक्सेस जो होते हैं थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये महंगे होते हैं, हमको फिर प्रोडक्ट्स अर्न भी करना है, हमको सैलरी भी देनी है, हमको ये सब चार्जेस भी निकालना है, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा पड़ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, हमारी ही इंडस्ट्री को हमारी ही कंट्री के अंदर एक इक्वल लेवल मिल जाए प्रोडक्ट के सेल के लिए, तो आप उन कंट्रीज़ के ऊपर एक बैट लगा दीजिए, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा दीजिए, ताकि दोनों का जो प्राइस होगा एक सिमिलर से फील्ड पे आ जाएगा। फिर देखेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये होता है बैट, बस इतना सा है, और इसके बारे में कुछ जानने का है नहीं ऐसा। फैक्ट और प्रीलिम्स जो लोग नए लोग उनको बता देते हैं कि ये हम लोग मंथली कंपाइलेशन में करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप का वो एक बार ज़रूर देख लेना, आंसर रेटिंग का, अगर आप लोगों को मन हो तो प्लीज़ 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 इसका पार्ट बन जाना, ठीक है। विजन की मंथली कंपाइलेशन आने वाली है 2-4 दिन के अंदर, 15 या 16 को आ जाएगी, उसको भी स्टार्ट कर देंगे। और ये इनसाइट की जो है, ये इनसाइट का GS2 पूरा कंप्लीट अपलोड हो चुका है सुबह वाली वीडियो में। GS3 की एक वीडियो आनी है, और फिर फैक्ट और प्रीलिम्स आएगा, वो विजन वाली के साथ आएगा। तो ख़त्म हमारा काम, पूरी की पूरी इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन आज रात को अपलोड कर दूँगा, रात को लेट तक GS3 पूरा का पूरा। एंड दैट्स इट। ओके, टाटा बाय बाय।